हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो इकोनॉमिक सर्वे हमने शुरू कर दिया है। कल जो इकोनॉमिक ग्रोथ के की इंडिकेटर्स है उनके बारे में हमने बात की थी। काफ़ी सारे फैक्टर्स हमने देखे थे। जीडीपी, जीएसवीए, ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडिशन क्या होता है, सकल मूल्य संवर्धन क्या होता है, नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है, एनएसडीपी जिसको शुद्ध घरेलू उत्पाद अपन बोलते हैं। इसके अलावा अपन ने और भी जैसे कि पर कैपिटा इनकम की अपन ने बात की थी, है ना। और इसके अलावा साथ साथ अपन जो भी इम्पोर्टेंट इंडिया के संदर्भ में जो भी फैक्ट है उनके बारे में भी अपन बात करते चल रहे हैं, ताकि आप लोगों को एक ओवरव्यू पता चल सके कि इंडिया की जीडीपी के कंपैरिजन में राजस्थान कहाँ पर स्टैंड करता है। क्योंकि जब आप मेंस में आंसर राइटिंग करते हो तो आप इस प्रकार से लिख सकते हो कि जो देश की जीडीपी है उसमें राजस्थान का इतना इतना योगदान है, या फिर जो हमारे अर्थव्यवस्था के जो अलग अलग सेक्टर है उनका देश के जो अलग अलग सेक्टर है उनमें इतना योगदान है, या फिर इतनी प्रतिशत हमारी भागीदारी है। ठीक है। तो जो की इंडिकेटर्स है ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ उसको अपन आगे कंटिन्यू रखते हैं, और फिर बाद में अपन एक बार पूरा पूरा रिवीजन भी कर लेंगे। कल भी मैंने 2-3 बार आपको मल्टीपल टाइम्स उनको लिख के रिवीजन करवाया था। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को जो कंसेप्ट है वो भी क्लियर हो रहे होंगे। रही बात डेटा की, तो डेटा को अपन याद कर लेंगे, आप टेंशन ना लें। और जैसे कि अपने चैप्टर होते जाएंगे उसके बाद अपन एमसीक्यू भी ले लिया करेंगे बीच बीच में, तो आप लोगों का क्या है कि रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है। तो अगला जो इंडिकेटर है उसका नाम है इंडेक्स फॉर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, यानी कि कृषि उत्पादन सूचकांक। अब देखिए, जो सूचकांक होता है, जो इंडेक्स होता है, इंडेक्स का मतलब होता क्या है ना। ये जो इंडेक्स है, इस इंडेक्स का मतलब क्या होता है। इंडेक्स का मतलब होता है तुलना करना, है ना, तुलना करना, जैसे कि किसी भी चीज की तुलना करना। अब ये किसकी तुलना करेगा कि जो एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्शन है, ये एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्शन है वो कितना हुआ होगा बेस ईयर की तुलना में। कितना हुआ होगा आपका बेस ईयर की तुलना में, बेस ईयर की तुलना में। ठीक है। तो इंडेक्स में हमेशा हम क्या करते हैं, तुलना करते हैं। जिस भी चीज का इंडेक्स होता है उस चीज की तुलना करते हैं, और तुलना किसके साथ में की जाती है, आधार वर्ष के साथ में की जाती है, बेस ईयर के साथ में की जाती है। अब कृषि उत्पादन सूचकांक है तो ये एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इंडेक्स है। तो ये इंडेक्स में हम इस चीज की तुलना करेंगे कि वर्तमान समय में जो कृषि का उत्पादन है अपने बेस ईयर यानी कि आधार वर्ष की तुलना में कितना बढ़ गया है, या फिर अगर कम हुआ है तो कितना कम हुआ है ना। तो इंडेक्स का मतलब ये होता है कि जो उत्पादन है, जिस भी चीज का इंडेक्स है, चाहे वो महंगाई का अगर इंडेक्स रहेगा, जैसे कि अपन देखते हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स, तो होलसेल प्राइस इंडेक्स में अपन देखेंगे कि कीमतों में उतार चढ़ाव बेस ईयर की तुलना में वर्तमान में कितना हुआ है, यानी कीमतें बढ़ी है या फिर बढ़ोतरी हुई है तो कितनी हुई है, या अगर गिरावट हुई है तो कितनी हुई है। ठीक है। तो कृषि उत्पादन सूचकांक में ये जो इंडेक्स है, इस इंडेक्स का मतलब ये है कि जो एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन है, ये एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्शन है ये आपके बेस ईयर की तुलना में कितना परिवर्तित हुआ है, यानी कि इसमें बढ़ोतरी हुई है या फिर कम हुई है। तो इस प्रकार के जब अपन कोई भी इंडेक्स निकालते हैं तो इसमें जो बेस ईयर है, एक तो बेस ईयर लिया जाता है, और बेस ईयर जनरली जैसे मैंने कल भी बताया था आपको, ऐसा लिया जाता है जब जो आर्थिक गतिविधियां हो वो सामान्य रही हो, ना बहुत ज्यादा अकाल पड़ा हो, ड्रोट जैसी कंडीशन नहीं रही हो, या फिर ऐसा नहीं है कि फ्लडिंग टाइप की सिचुएशन हो, अतिवृष्टि अनावृष्टि टाइप की कुछ नहीं हो, सामान्य आर्थिक गतिविधियां हो, तो ऐसे वर्ष को आधार वर्ष लिया जाता है, ताकि फ्यूचर में जो भी उत्पादन हो रहा है या फिर फ्यूचर में जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो रही है उनकी तुलना उस बेस ईयर के साथ में कर कर अर्थव्यवस्था के उस क्षेत्र की वास्तविक स्थिति का पता लगाया जा सके। तो अगर अपन इसमें देखें तो इसमें जो आपका बेस ईयर है वो 2 साल है, 2005 से 2006 प्लस 2007 से 2008, 2007 से कितना, 2008। तो आपका बेस ईयर कितना है, ये है। अब आपको ये भी चीज याद रखनी है कि बहुत से बार एग्जाम में, जैसे कि आरएस प्रीलिम्स में पूछा हुआ है, अलग अलग चीजों के बेस ईयर होते हैं। आगे अपन होलसेल प्राइस इंडेक्स पढ़ेंगे, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पढ़ेंगे, यहाँ पर इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन पढ़ेंगे, आईआईपी पढ़ेंगे, तो उन समय बेस ईयर आएंगे, तो ये बेस ईयर भी आपको याद रखना है। तो ये जो अपन उत्पादन इंडेक्स निकाल रहे हैं इसमें बेस ईयर क्या है, 2005-6 से लेकर 2007-8, यानी कि 2 साल का जो कृषि उत्पादन है, 2 साल का कृषि उत्पादन है, उसको आधार बनाकर वर्तमान में जो कृषि उत्पादन है उसकी प्रोग्रेस देखनी है हमें कि वृद्धि हुई है या फिर कमी हुई है। तो हमेशा जब किसी भी इंडेक्स को कैलकुलेट किया जाता है तो जो बेस ईयर है उस बेस ईयर में जो भी कृषि का उत्पादन रहा होगा, उस बेस ईयर में जो भी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन रहा होगा
उस एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का जो औसत है, एवरेज है, उस एवरेज को कितना मान लिया जाता है? 100 मान लिया जाता है। कितना मान लिया जाता है? 100 मान लिया जाता है। जिससे कि जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इंडेक्स है, इसमें आधार वर्ष हमारा क्या हो गया? 2005, 6 और 7, 8 हो गया। और इसमें जो कृषि का उत्पादन हुआ होगा, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हुआ होगा, इस एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को अपन कितना मान लेते हैं? एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का जो एवरेज है, इस एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का एवरेज अपन कितना मान लेते हैं? 100 मान लेते हैं। ठीक है। अब अपने को ये पता चल गया है कि 2005 से और 7, 8 में एग्रीकल्चर जो प्रोडक्शन है वो एवरेज कितना हुआ था? 100 हुआ था। तो उसकी तुलना में अभी हमारी क्या पोजीशन है? तो अगर 2025-26 की बात करें, अब देखिए जो 2025-26 का आंकड़ा हमारे पास अभी अवेलेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने बताया आपको कि 11 फरवरी को इकोनॉमिक सर्वे रिलीज हो गया था। इसमें जो डेटा है दिसंबर तक के है मोस्टली, कुछ कुछ डेटा तो नवंबर 2025 तक के भी है। और इसमें अब अगर अपने को एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इंडेक्स कैलकुलेट करना है तो मार्च तक का अपने पास प्रोडक्शन डेटा होना चाहिए एग्रीकल्चर का, है ना। लेकिन मार्च तक का तो हमारा है नहीं। हमारे पास मार्च तक का जो प्रोडक्शन डेटा है वो पिछले साल का तो है, और इस साल का मार्च तक का प्रोडक्शन जो डेटा है वो अगले साल के इकोनॉमिक सर्वे में छपेगा। तो हमारे पास केवल 2024-25 तक का ही पूर्ण डेटा अवेलेबल है। तो 2024-25 में जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हुआ था वो कितना हुआ था? 243.55। कितना हुआ था? 243.55। ठीक है ना। कितना हुआ था? ये इंडेक्स कैलकुलेट कर रहे हैं अपन, है ना। ये ना तो करोड़ में है ना प्रतिशत है, कुछ नहीं है, ये एक फिगर है। तो 2024-25 में कितना था? 243.55 या फिर 243.5। अब देखिए, अब इसमें वृद्धि हुई है, कमी हुई है, या फिर ये इंडेक्स का मतलब क्या निकला? अब इंडेक्स का मतलब ये निकला कि इस टाइम पे हमारा जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का जो एवरेज था वो कितना था? 100 था। और वर्तमान में ये जो प्रोडक्शन है ये बढ़कर कितना हो गया है? ये हो गया आपका 243.55। वर्तमान में कितना हो गया है? 243.55। वर्तमान मतलब 2024-25 में ये कितना था, लेकिन हमारे लिए तो वर्तमान का डेटा वही है। तो 243.55। अब इसमें अगर आप देखोगे तो 243 माइनस 100, अगर आप इसको देखोगे 243.55 माइनस 100 अपॉन 100, तो यहां से आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें 143.5% की क्या हुई है? वृद्धि हुई है। 143.5% की वृद्धि हुई है। कितना शानदार डेटा है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, हम बस पढ़ा देते हैं कि इंडेक्स फॉर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कितना है हमारा? 243.55 है, जबकि इसका एक्चुअल मीनिंग ये होता है कि जो बेस ईयर है उसकी तुलना में वर्तमान में जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है उसमें कितनी बढ़ोतरी हो गई है? उसमें 143.5% की वृद्धि हो गई है। इसका मतलब यह है कि जो एग्रीकल्चर है उसमें हमारा प्रोडक्शन लगातार बढ़ रहा है। इसका मतलब सरकार ने एग्रीकल्चर के सेक्टर में बहुत सारे ऐसे प्रयास किए होंगे जिसकी वजह से कृषि का उत्पादन लगातार बढ़ रहा है। तो ये सब चीजें क्या है ना, प्रीलिम्स के हिसाब से तो इंपॉर्टेंट है सही, मेंस में भी आप कोट कर सकते हो कि सरकार के द्वारा कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए क्या क्या प्रयास किए गए हैं, या फिर जो हमारे कृषि क्षेत्र है उसका अर्थव्यवस्था में क्या महत्व है। तो वहां पर आप इस प्रकार के फैक्ट को कोट कर सकते हो। क्लियर है ना ये चीज? तो कितना प्रतिशत बढ़ा है? 143.5% बढ़ा है। कितना बढ़ गया? 143.5%। और अगर अपन गुना में देखें कि कितने गुना वृद्धि हुई है, तो जो 243.55 है इसमें आप 100 का भाग दे दो, इसका मतलब कितना हो गया? 2.4 गुना। 2.4 गुना। यानी कि उस टाइम पे अगर हमारा प्रोडक्शन 100 था तो अभी उसमें बढ़ोतरी कितनी हो गई है? उसमें 2.4 गुना की बढ़ोतरी हो गई है, या फिर 143.5% की वृद्धि हो गई है। क्लियर है आप लोगों को? उम्मीद करता हूं ये क्लियर होगा। ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसको देख सकते हैं कि जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है, इस एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में ये जो बेस ईयर है, इस बेस ईयर की तुलना में वर्तमान में 2.4 गुना तो वृद्धि हो चुकी है। अगर प्रतिशत में देखेंगे आप तो 143.5% की क्या हो गई है? वृद्धि हो गई है। ये इस चीज की ओर इंडिकेट करता है कि हमारा जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है वो लगातार बढ़ रहा है। क्लियर है आप लोगों को ये चीज? तो 243.5 के जो फिगर है आपको याद रखना है, बाकी कैलकुलेशन तो आप वैसे कर लेंगे, मैंने आप लोगों को समझा दिया है। ठीक है। और आजकल इस टाइप के क्वेश्चन मेंस में पूछे जा रहे हैं। अब जैसे कि क्वेश्चन आ गया कि हाल ही में इकोनॉमिक सर्वे में कृषि उत्पादन सूचकांक 243.55 दे रखा था, इसका क्या अर्थ है? इस प्रकार से चीजें पूछी जा सकती है। आरपीएससी के द्वारा चीजों को थोड़ा सा डीप किया गया है, जो क्वेश्चन पूछने के तरीके हैं उनमें बदलाव किया गया है ना। तो आपको हर चीज की कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए, फैक्ट्स तो याद होने चाहिए, साथ ही साथ उसके पीछे जो कंसेप्ट है वो भी आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है ये चीज।
अगला अगला जो की इंडिकेटर है इकोनॉमिक ग्रोथ का, वो है फूड ग्रेन, यानी कि खाद्यान्न उत्पादन। ऐसा तो नहीं है ना कि खाद्यान्न की दृष्टि में या फिर जो फूड ग्रेन की, क्या हम इतना अनाज उत्पादित कर पा रहे हैं कि हमारी जरूरतों को पूरा कर सके, या फिर हमें इंपोर्ट करना पड़ रहा है, या फिर हमारे पास सरप्लस प्रोडक्शन है कि हमको एक्सपोर्ट करना पड़ रहा है। तो जो टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन होता है, ये जो टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन है, ये टोटल जो फूड ग्रेन प्रोडक्शन है, ये किस चीज की ओर इंडिकेट करता है? इस चीज की ओर इंडिकेट करता है कि हमारे यहाँ पर जो फसल का उत्पादन है वो ज्यादा हो रहा है या कम हो रहा है, या फिर इतना हो रहा है कि क्या हम हमारे जो नीड है उसको कैटर कर पा रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप कुल खाद्यान्न उत्पादन देखोगे तो ये 2025-26 में जो खाद्यान्न उत्पादन है वो आपका कितना आया? 283, कितना है? 283.9 283.9 लाख मेट्रिक टन। कितना है? 283.9 लाख मेट्रिक टन। ठीक है ना, यानी कि वर्तमान में हमारा, और ये 2025-26 का भी पूरा उत्पादन आया ही नहीं है, जो सर्वे तो फरवरी में रिलीज हो जाता है, लेकिन इसमें जनवरी फरवरी मार्च के डेटा है नहीं। तो इसलिए यहां पर आप देखोगे ये एक साइन लगा हुआ है, इसका मतलब है ये एस्टिमेटेड है ना। ये क्या है? एस्टिमेटेड है, ये अनुमान है, इसमें बढ़ोतरी होने के भी चांसेस है, लेकिन कितना है अभी के लिए आप मान सकते हो 283.9, या फिर अप्रोक्स मान सकते हो 284 लाख मेट्रिक टन। अगर इसमें पिछले साल की तुलना में देखेंगे तो थोड़ी कमी देखने को मिली है। इस कमी के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि आपको पता है कि हमारे यहाँ पर दो सीजन होते हैं फसल के, एक खरीफ का सीजन होता है और एक रबी का सीजन होता है। पिछला जो खरीफ का सीजन है उसका कटाई का समय होता है लगभग सितंबर अक्टूबर के आसपास। तो पिछले साल आपको पता हो तो बारिश हो गई थी, इसकी वजह से जो चावल की फसल होती है या फिर जो मक्का की फसल है, सोयाबीन की फसल होती है, इनको थोड़ा सा नुकसान हो गया था। इसकी वजह से प्रोडक्शन होने के चांसेस कम है, और भी दूसरे बहुत सारे फैक्टर्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो अगर पिछले साल की तुलना में देखें तो पिछले साल हमारा 309.6 लाख मेट्रिक टन प्रोडक्शन था। इसमें लगभग कितने लाख मेट्रिक टन की गिरावट आई है? -25.64 लाख मेट्रिक टन। कितनी गिरावट आपको देखने को मिलेगी? 25.6, लगभग 25.6 लाख मेट्रिक टन की गिरावट देखने को मिलेगी। और अगर आप प्रतिशत में निकालेंगे तो ये लगभग 8.2% के आसपास आएगा। कितनी गिरावट है? 8.2% के आसपास। लेकिन आपको तो ये इतना सा फिगर याद रखना है, ठीक है ना। तो आप बताइए कि इस साल 2025-26 में हमारा जो फूड ग्रेन प्रोडक्शन है कितना होने के चांसेस है? 283.9, लगभग 284। ठीक है, पिछले साल कितना था? लगभग 309 था, और 25.6 की उसमें लाख मेट्रिक टन की गिरावट देखने को मिली है। हालांकि गिरावट थोड़ी कम और हो सकती है, क्योंकि अभी फरवरी और मार्च के डेटा इसमें अवेलेबल नहीं है। फरवरी मार्च के डेटा में क्या पता इस प्रकार का फिगर निकल के आए। जैसे कि अभी गांव में आप देखोगे तो सरसों वगैरह का, सरसों अच्छी इस बार, गेहूं भी अच्छा है, तो उत्पादन हो सकता है कि बढ़ जाए। तो ये हो सकता है कि फिगर बाद में 300 तक हो जाए। तो 300 तक हो जाएगा तो आपका जो गिरावट है वो थोड़ी कम हो जाएगी। लेकिन अभी के लिए इकोनॉमिक सर्वे का जो डेटा है उसी को अपने को ऑथेंटिकेट मानकर पढ़ना है। कितना है, कितनी कमी है? 25.6 लाख मेट्रिक टन की कमी है, और लगभग 284 लाख मेट्रिक टन का अनुमान है। पिछली बार कितना था? 309 लाख मेट्रिक टन। क्लियर है? तो अब क्या हम मतलब हमारे पास क्या सफिशिएंट फूड ग्रेन नहीं है? क्या हम इंपोर्ट करते हैं? क्या एक्सपोर्ट करते हैं? इसकी स्थिति को अपन वहां पर देखेंगे, जो एग्रीकल्चर वाला चैप्टर है, जो फर्स्ट चैप्टर, वहां पर देखेंगे। लेकिन मैं आप लोगों को वैसे बता दूं कि हम सेल्फ रिलायंट है एग्रीकल्चर फूड ग्रेन के मामले में। फूड ग्रेन के मामले में हम सेल्फ रिलायंट है, यानी कि आत्मनिर्भर है, हमें किसी से इंपोर्ट नहीं करना पड़ता है। इवन इंडिया, राजस्थान है, वो एक्सपोर्ट ही करता है। जैसे बाजरा बहुत ज्यादा उत्पादन होता है, ऑयल सीड में अपन बात करें, सरसों, राई, इन सबका उत्पादन यहाँ पर बहुत ज्यादा होता है। गेहूं का अच्छा उत्पादन हमारे यहाँ पर होता है। ज्वार हो गया, मक्का हो गया, इनका उत्पादन भी हमारे यहाँ पर अच्छा होता है। राइस का उत्पादन अभी राजस्थान में, खासकर जो दक्षिण पूर्वी पठार है, साउथ ईस्टर्न जो प्लेटू है, प्लेटू रीजन है, हाडोती वाला क्षेत्र है, वहाँ पर राइस का प्रोडक्शन अच्छा होता है। गंगानगर वाला जो एरिया है वहाँ पर भी राइस का प्रोडक्शन अच्छा होता है। तो अगर अपन फूड ग्रेन के मामले में बात करें तो अपन एक्सपोर्ट ही करते हैं, दूसरे राज्यों को या फिर विदेश में भेजते ही हैं। हम सेल्फ रिलायंट है, यानी कि आत्मनिर्भर है फूड ग्रेन के मामले में। तो ये भी कहीं ना कहीं जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसकी स्थिति को इंडिकेट करता है, और ये हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको इंडिकेट करता है। क्लियर है चीज? नेक्स्ट है आपका जो दूसरा नेक्स्ट पॉइंट है वो है, एक और इंडेक्स है। इस इंडेक्स का नाम क्या है? आईआईपी। इस इंडेक्स को शॉर्ट में क्या बोला जाता है? आईआईपी बोला जाता है। इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। क्या बोला जाता है? इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, आईआईपी।
ठीक है। अब जैसे कि वापस से इंडेक्स आ गया, तो इंडेक्स का भी मैंने आप लोगों को बताया था। तो इंडेक्स का मतलब यह होता है कि बेस ईयर की तुलना में वर्तमान में जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है उसकी क्या स्थिति है। तो इसमें भी एक बेस ईयर लेना पड़ेगा। तो इसमें जो बेस ईयर है वो कितना ले रखा है, 2011-12 ले रखा है। बेस ईयर कितना ले रखा है, 2011-12 ले रखा है। और मैंने आप लोगों को ये भी बताया कि जो बेस ईयर होता है उसको 100 ले लेते हैं अपन। इसका मतलब ये हुआ कि जो आधार वर्ष है, जो बेस ईयर है 2011-12, उस समय हमारा जो औद्योगिक उत्पादन है उसका एवरेज, उसका औसत कितना रहा होगा, उसका औसत हमारा 100 रहा होगा। तो वर्तमान में क्या स्थिति है, वर्तमान में अगर आप देखोगे तो जो आईआईपी है, आईआईपी का जो डेटा है वो कितना है, 153.3। कितना है, 153.3। तो वर्तमान में हमारा जो आईआईपी है 2025-26 की अगर अपन बात करें, आईआईपी का डेटा कितना है, 253 पॉइंट नहीं सॉरी 153.3 है। वर्तमान में कितना है, 153.3। तो ये किस चीज की ओर इंडिकेट कर रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है कि आपका 153.3 माइनस 100/100, यानी कि जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है हमारा, वो उसमें कितनी प्रतिशत की वृद्धि आपको देखने को मिलेगी, 53.3% की आपको उसमें वृद्धि देखने को मिलेगी। तो इससे ये समझ में आ रहा है, इस इंडेक्स से समझ में आ रहा है कि जो आधार वर्ष है 2011-12 उसकी तुलना में वर्तमान में जो औद्योगिक उत्पादन है वो लगातार हमारा बढ़ता जा रहा है। औद्योगिक उत्पादन का मतलब है कि जो वो कैसे बढ़ रहा होगा कि बहुत सारे राज्य में बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज बढ़ रही है। सरकार के द्वारा उद्योगों को विकास के लिए बहुत सारे नए नए प्रयास किए जा रहे हैं, है ना। बहुत सारे नए नए प्रयास किए जा रहे हैं जिससे कि जो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज है आपकी वो बढ़ रही है। और मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज आपकी बढ़ेगी तो उत्पादन बढ़ेगा। और उत्पादन कैसे बढ़ रहा है, इसका क्या इंडिकेशन है, इसका इंडिकेशन आपका आईआईपी है। और यहां से आपको समझ में आ रहा है कि औद्योगिक उत्पादन आपका कितना बढ़ गया है, 53.3% बढ़ गया है ना। 2011-12 की तुलना में आपका औद्योगिक उत्पादन बढ़ा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह भी हो गया कि हमारा जो राजस्थान है वो प्रोग्रेसिव स्टेट में है, प्रगतिशील अवस्था में है। यानी कि यहाँ की सरकार के द्वारा डेफिनेटली इस प्रकार के प्रयास किए जा रहे हैं जिससे कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है वो बढ़ती हुई प्रतीत हो रही है। तो ये सब चीजें क्या होते हैं, हमारे अर्थव्यवस्था की जो अर्थव्यवस्था की जो स्थिति है उसको इंडिकेट करते हैं। तभी तो इनको कहा जाता है कि दीज आर द की इंडिकेटर्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। इससे ये पता चल रहा है कि हमारा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन क्या हो रहा है, लगातार बढ़ रहा है। क्लियर है चीज, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखें तो एक बार अगली स्लाइड में अपन रिवीजन कर लेंगे, एक बार अगली स्लाइड में रिवीजन कर लेंगे। तो अब एक बार अपन देख लेते हैं जैसे कि अपन ने क्या क्या पढ़ा। एक तो एग्रीकल्चर इंडेक्स फॉर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, एक तो अपन ने क्या देखा, इंडेक्स फॉर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन देखा, है ना। इंडेक्स फॉर अगर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो इसका जो बेस ईयर था वो कितना था, इसका बेस ईयर था 2005-6 से 2007-8, 2005-6 से लेकर कितना था, 2007-8 था। ये क्लियर है ये चीज आपको, है ना। और इसका जो फिगर था 2024-25 का वो कितना है, वो है 243। कितना है, 243। तो इसमें अगर अब जैसे मैंने बताया था कि इसको 100 मान लेते हैं तो इसमें कितनी बढ़ोतरी हुई, इसमें लगभग 143% की बढ़ोतरी हुई। या फिर आप बोल सकते हो कि इसमें 2.4 गुना की क्या है, वृद्धि देखने को मिलती है। ठीक है। दूसरा है हमारा फूड ग्रेन, दूसरा है हमारा फूड ग्रेन का प्रोडक्शन कितना हुआ है। फूड ग्रेन का जो प्रोडक्शन है इसमें भी लगातार वृद्धि आपको देखने को मिलेगी। ये कितना था आपका जो फूड ग्रेन प्रोडक्शन है, जो फूड ग्रेन प्रोडक्शन है ये कितना था, 283। कितना था, 283.9। ये कितना था, 283.9। और पिछले साल लगभग कितना था, पिछले साल 309 था। तो यानी कि अभी इसमें 25.64 लाख मीट्रिक टन की क्या आपको देखने को मिलेगी, कमी देखने को मिलेगी। ठीक है। नेक्स्ट अपन ने जो इंडेक्स देखा वो देखा अपन ने आईआईपी। क्या देखा, आईआईपी। ठीक है, इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। इसका अगर अपन बेस ईयर बात करें तो इसका बेस ईयर कितना है, 2011-2012 है ना। और बेस ईयर को अपन क्या मान लेते हैं, 100 मान लेते हैं। और वर्तमान में आईआईपी कितना है, लगभग 153 है। लगभग कितना है, 153, है ना। 153 ही है ना, लगभग कितना है, 153, 153.3 है।
तो बेस ईयर की तुलना में अगर अपन देखें तो जो आपका इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है इसमें भी आपको लगातार बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। और बढ़ोतरी कितने की हुई है? 53.3% की वृद्धि हुई है। क्लियर है चीज आप लोगों को? ठीक। नेक्स्ट हमारा जो इंडेक्स है, नेक्स्ट जो इंडेक्स है वो है WPI। नेक्स्ट जो इंडेक्स है वो क्या है? WPI। WPI का मतलब क्या होता है? होलसेल प्राइस इंडेक्स। इसका मतलब क्या होता है आपका? होलसेल प्राइस इंडेक्स। होलसेल प्राइस इंडेक्स, और इसको अपन बोलते हैं हिंदी में थोक मूल्य सूचकांक। क्या बोलते हैं? थोक मूल्य सूचकांक बोलते हैं। थोक मूल्य सूचकांक बोलते हैं। अब इससे आपको ये चीज समझ में आ रही होगी कि ये भी क्या है आपका? ये भी एक प्रकार का क्या है? इंडेक्स है। ये भी एक प्रकार का क्या है? इंडेक्स है। इंडेक्स है, इसका मतलब इसका भी एक आधार वर्ष रहेगा, इसका भी एक क्या रहेगा? बेस ईयर रहेगा। और उस बेस ईयर को अपन कितना मान लेंगे? उस बेस ईयर को अपन 100 मान लेंगे। और ये जो इंडेक्स है किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा? ये इंडेक्स इस चीज को रिप्रेजेंट करेगा कि जो आधार वर्ष है उसकी तुलना में वर्तमान में जो थोक मूल्य है, वर्तमान में जो थोक मूल्य है या फिर जो होलसेल प्राइस है उसकी कीमतों में कितना परिवर्तन हुआ है, उसकी कीमतों में कितना परिवर्तन हुआ है, कितना परिवर्तन हुआ है, चेंजेस इन प्राइस, है ना। ये सूचकांक किस चीज को इंडिकेट करेगा? ये सूचकांक इंडिकेट करेगा कि जो थोक मूल्य है, थोक मूल्य है, थोक मूल्य की कीमतों में कितना परिवर्तन हुआ है। ठीक है ना। अब अपन इसमें देखते हैं कि जो आधार वर्ष होता है, जो आधार वर्ष होता है इसमें, आधार वर्ष होता है इसमें, इस आधार वर्ष को अपन कितना मान लेते हैं? 100 मान लेते हैं, है ना। इसका मतलब क्या हो गया कि जो आधार वर्ष है, जो आपका बेस ईयर है, ये जो बेस ईयर है उस समय कीमतों का जो स्तर है, कीमतों का जो स्तर है, यानी कि जो प्राइस लेवल है आपका, प्राइस लेवल है, उसका औसत कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। उसका औसत कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। तो अब वर्तमान में जो 2024-25 का, 2025-26 का जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है उसको अगर अपन देखेंगे तो कंपेयर कर पाएंगे कि क्या वस्तुओं और सेवाओं का जो मूल्य है उसमें बढ़ोतरी हो रही है या फिर कमी हो रही है। अगर बढ़ोतरी हो रही है तो कितने प्रतिशत तक की बढ़ोतरी हुई। क्लियर है चीज? तो इससे आपको बेसिकली अपन ये बोल सकते हैं कि इनडायरेक्टली महंगाई का पता चलेगा। किसका पता चलेगा? महंगाई का पता चलेगा कि जो वस्तुएं हैं उनकी कीमतों में कितना प्रतिशत परिवर्तन हो रहा है, उनकी कीमतों में कितना प्रतिशत परिवर्तन हो रहा है। अब देखो जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है, अब इसमें सबसे पहले अपन एक दो चीजों को समझते हैं कि थोक मूल्य होता क्या है, होलसेल प्राइस होता क्या है ना। आप सभी को पता होगा कि जैसे कि कोई भी मान लो कि फैक्ट्री है ना, कोई भी फैक्ट्री है या फिर अपन बोल सकते हैं कोई भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है ना। ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। इस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से जब उत्पादन होता है, इस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से जब आपका प्रोडक्शन होता है, तो प्रोडक्शन होने के बाद में जो प्रोडक्ट होता है वो कहाँ जाता है? ये प्रोडक्शन होने के बाद में जो प्रोडक्ट है ये जाता है आपका डिस्ट्रीब्यूटर के पास में। किसके पास में जाता है? डिस्ट्रीब्यूटर के पास में। डिस्ट्रीब्यूटर क्या करता है? इसको अलग अलग क्षेत्रों में जहां जहां डिमांड होती है वहां पर क्या करता है? डिस्ट्रीब्यूट करता है। और डिस्ट्रीब्यूटर से फिर ये जाता है होलसेलर के पास में। किसके पास में जाता है? होलसेलर के पास में। होलसेलर का मतलब क्या होता है? होलसेलर का मतलब होता है कि ऐसे लोग, ऐसे व्यापारी जो कि बल्क में चीजों को क्या करते हैं? बेचते हैं। तो जो यही होलसेलर के पास में जो भी वस्तुएं हैं इनकी कीमतों में कितना, इनके जो प्राइजेज है, जो गुड्स है, इनके प्राइजेज में कितना फ्लक्चुएशन होता है, इसी चीज को कौन इंडिकेट करता है? आपका इसी चीज को WPI इंडिकेट करता है। क्लियर है चीज, है ना। तो अगर होलसेल प्राइजेस की बात करें अपन, तो ये कहीं ना कहीं उत्पादन के स्तर पर, कहीं ना कहीं जो प्रोडक्शन है उत्पादन के स्तर पर वस्तुओं की कीमतों में उतार चढ़ाव को मापता है। वस्तुओं की कीमतों में उतार चढ़ाव को मापता है। किस लेवल पर? उत्पादन के स्तर पर। क्लियर है चीज? ठीक है। उत्पादन के स्तर पर मापता है। अब एक और इंडेक्स आप लोगों ने सुना होगा अक्सर, एक तो अपन देख लिया WPI, और एक देख लिया अपन ने, एक और इंडेक्स होता है CPI। आप लोगों ने सुना होगा। WPI का मतलब तो हो गया होलसेल प्राइस इंडेक्स, यानी कि थोक मूल्य सूचकांक। इसका मतलब तो क्या हो गया? थोक मूल्य सूचकांक हो गया। थोक मूल्य सूचकांक हो गया, है ना। इस थोक मूल्य सूचकांक का जो राजस्थान में बेस ईयर है वो कितना है? 1999 से 2000 है।
कितना है 1999 से 2000, और इस बेस ईयर में जो भी कीमतों में उतार चढ़ाव हुआ होगा उसको कितना मान लेते हैं, 100 मान लेते हैं, ठीक है। और ये कीमतों में जो प्राइजेस फ्लक्चुएशन हो रहा है, कीमतों में जो उतार चढ़ाव हो रहा है, इसको किसके स्तर पर मापता है, ये उत्पादन के स्तर पर मापता है, उत्पादन के स्तर पर, उत्पादन के स्तर पर, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि थोक स्तर पर, थोक स्तर पर मापता है, या फिर आप बोल सकते हो कि प्रोडक्शन लेवल पर, या फिर जो होलसेल लेवल है उस पर, उस स्तर पर प्राइजेस का जो फ्लक्चुएशन है, कीमतों में उतार चढ़ाव कितना हो रहा है। लेकिन होलसेल प्राइस इंडेक्स में क्या है, केवल गुड्स को शामिल किया जाता है, केवल गुड्स को शामिल किया जाता है, यानी कि जो वस्तुएं हैं इसमें सर्विसेज को शामिल नहीं किया जाता, यानी कि जो गुड्स है उन गुड्स की जो प्राइजेज है उनमें कितना उतार चढ़ाव हो रहा है, इस चीज को कौन मापता है, इस चीज को डब्ल्यूपीआई मापता है ना। और ये इसके जो डेटा है वो किसके द्वारा निकाले जाते हैं, डायरेक्ट डीईएस के द्वारा निकाले जाते हैं, किसके द्वारा निकाले जाते हैं, डीईएस के द्वारा निकाले जाते हैं। डीईएस का मतलब क्या होता है, डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, यानी कि आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय। इसके डेटा किसके द्वारा निकाले जाते हैं आपके, इसके डेटा निकाले जाते हैं आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय के द्वारा, सांख्यिकी निदेशालय, इसके द्वारा इसके डेटा आपके कलेक्ट किए जाते हैं। क्लियर ये चीज, ठीक है। 2014 से पहले, 2014 से पहले भारत सरकार के द्वारा, या फिर अपन बात करें आरबीआई के द्वारा, जो मॉनेटरी पॉलिसी का निर्धारण किया जाता था आरबीआई के द्वारा, आप सबको पता हो तो मौद्रिक नीति का निर्धारण किया जाता है, मौद्रिक नीति का निर्धारण किया जाता है। वैसे तो मौद्रिक नीति का निर्धारण 7 साल में 4 बार करना होता है, साल में कम से कम कितने बार करना होता है, 4 बार करना होता है, लेकिन प्रत्येक 2 माह में एक बार मॉनेटरी पॉलिसी का निर्धारण किया जाता है। मॉनेटरी पॉलिसी के निर्धारण में क्या होता है, मॉनेटरी पॉलिसी के निर्धारण में आरबीआई क्या करती है, जो बेंचमार्क रेट्स होती है, बेंचमार्क रेट्स का मतलब रेपो रेट होगी, बैंक रेट होगी, रिवर्स रेपो रेट होगी, इनकी जो प्राइस, इनकी जो दरें हैं उनको निर्धारित करती है ना, इनकी दरों को क्या करती है, निर्धारित करती है। और जो रेपो रेट वगैरह की जो दरें होती है, ये सीधा सीधा जो बैंक के द्वारा लिया दिया जाने वाला लोन है उसकी रेटों में भी क्या करती है, परिवर्तन करती है, ठीक है ना। तो 2014 तक आरबीआई के द्वारा महंगाई मतलब आरबीआई के द्वारा मॉनेटरी पॉलिसी को जब जारी किया जाता था, उस समय महंगाई का जो स्तर है वो मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता था, डब्ल्यूपीआई के द्वारा भी, डब्ल्यूपीआई के आधार पर किया जाता था। यानी कि 2014 तक भारत में महंगाई की स्थिति को जांचने के लिए कौन सा इंडेक्स महत्वपूर्ण था, वो था आपका डब्ल्यूपीआई। और सरकार के जो दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके द्वारा भी डब्ल्यूपीआई का प्रयोग किया जाता था महंगाई की स्थिति को मापने के लिए। लेकिन इसमें कुछ कमियां हैं, इसमें क्या कमियां हैं, एक कमी तो ये है कि ये केवल गुड्स को ही शामिल करता है, एक कमी तो ये है कि ये केवल गुड्स को ही शामिल करता है। गुड्स को शामिल करता है तो भाई सर्विसेज क्या है, हम सब तो सर्विसेज भी तो लेते हैं ना, जैसे कि मैं आप लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा हूं तो ये भी तो एक सर्विस है। आज अगर कोचिंग की फीस बढ़ती है घटती है तो आप लोग इससे प्रभावित हो गए, ये कोई गुड्स तो है नहीं। लेकिन इस चीज को तो मैंने यहाँ पे लिया ही नहीं। जो होलसेल प्राइस इंडेक्स का जो बास्केट है वो केवल गुड्स को शामिल करता है, लगभग इसमें, इसके बास्केट में लगभग 154 गुड्स शामिल होते हैं। लगभग कितने गुड्स शामिल होते हैं, 154 गुड्स शामिल होते हैं। उनको ऐसे डिवाइड कर रखा है, प्राइमरी, इसके बाद मैन्युफैक्चरिंग, उसके बाद ईंधन हो गया, है ना, गैस हो गई, इस प्रकार से वो अपन आगे देखेंगे, ठीक है। तो इसमें ये एरिया दिक्कत थी, ठीक है। एक तो केवल गुड्स को शामिल किया जाता था, गुड्स को शामिल किया जाता था, सर्विसेज को एक्सक्लूड कर रखा था। दूसरा इसमें एक प्रॉब्लम ये थी कि ये जो कीमतों में जो उतार चढ़ाव है उसको उत्पादन के स्तर पर या फिर थोक स्तर पर मापता है, कि कीमतों में उतार चढ़ाव उत्पादन के स्तर पर, प्रोडक्शन लेवल पर या फिर होलसेल लेवल पर कितना हो रहा है। लेकिन अगर महंगाई की असली स्थिति को जांचना हो, महंगाई की असली स्थिति का पता लगाना हो, तो आपको कंज्यूमर के लेवल पर पता लगाना चाहिए कि कंज्यूमर जो उपभोक्ता होता है, इस कंज्यूमर लेवल पर, उपभोक्ता के स्तर पर कीमतों में कितना उतार चढ़ाव हो रहा है। लेकिन ये तो उत्पादन यानी कि जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स होती है उनकी लेवल पर महंगाई को मापता है। इसीलिए फिर क्या हुआ कि 2014 में मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर
मॉनेटरी पॉलिसी में कुछ सुधार करने के लिए तथा वेरियस और भी फैक्टर्स है उनमें सुधार करने के लिए आरबीआई के द्वारा एक उर्जित पटेल कमेटी का गठन किया गया था। किसका गठन किया गया था? उर्जित पटेल कमेटी का गठन किया गया था। इन्होंने 2014 में बहुत सारे रिकमेंडेशंस दिए। जैसे इन्होंने दिया कि अगर मॉनेटरी पॉलिसी का निर्धारण करना है तो पहले मॉनेटरी पॉलिसी के निर्धारण में आरबीआई के जो गवर्नर है उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती थी। वो चाहे तो बैंक रेट या रेपो रेट होती है उनको बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, लेकिन इन्होंने बोला कि नहीं, और भी लोगों के साथ में परामर्श किया जाना चाहिए और बहुमत से निर्णय लिया जाना चाहिए, क्योंकि जो ये बेंचमार्क रेट्स होती है, जैसे रेपो रेट होगी, बैंक रेट होगी, ये बहुत महत्वपूर्ण रेट होती है। इनमें अगर थोड़ा सा भी परिवर्तन करते हैं तो अर्थव्यवस्था में चीजें बहुत प्रभावपूर्ण तरीके से बदलती है। तो इन्होंने एक रिकमेंडेशन तो ये दी थी कि एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का हमें क्या करना चाहिए? गठन करना चाहिए। ये हमारे इस टाइम पे काम की नहीं है। हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है, इन्होंने बोला कि जब महंगाई का मापन करेंगे या फिर जब आप इन्फ्लेशन को मेजर करेंगे तो डब्ल्यूपीआई जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है, इसकी बजाय आपको किसका प्रयोग करना चाहिए? इन्फ्लेशन को टारगेट करने के लिए या फिर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, इन्फ्लेशन का जो स्टेटस है, उसकी जो स्थिति है, उसको जांचने के लिए आपको डब्ल्यूपीआई की बजाय किसका यूज करना चाहिए? सीपीआई का यूज करना चाहिए। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है ना, इसका मतलब होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। इसको अपन हिंदी में बोलते हैं उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक बोलते हैं, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसा सीपीआई में क्या है जो डब्ल्यूपीआई में नहीं है? सीपीआई ऐसा और क्या इंडिकेट करता है जिससे कि महंगाई की स्थिति हमें और अच्छे तरीके से पता चल जाती है? इसका एक कारण तो ये है भाई कि इसमें गुड्स को भी शामिल किया गया है और इसमें सर्विसेज को भी शामिल किया जाता है। इसमें गुड्स के साथ साथ सर्विसेज को भी शामिल किया जाता है, क्योंकि जो उपभोक्ता होता है वो गुड्स का भी उपभोग करता है, सर्विसेज का भी उपभोग करता है। तो दोनों चीज़ों को इसमें शामिल किया जाना चाहिए, तभी तो आपको महंगाई या फिर इन्फ्लेशन की सही स्थिति पता लग सकेगी। केवल आप गुड्स की जो प्राइजेज है उसमें फ्लक्चुएशन को देख रहे हैं तो आपको महंगाई की रियल स्थिति कैसे पता चलेगी? अगर आपको इन्फ्लेशन की जो एक्चुअल कंडीशन है उसका पता लगाना है तो गुड्स और सर्विसेज दोनों को शामिल करना चाहिए और उसके बाद फिर आपको इंडेक्स निकालना चाहिए। इसकी दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये उपभोग जो सीपीआई है वो उपभोक्ता के स्तर पर महंगाई को, उपभोक्ता के स्तर पर जो कीमतों में उतार चढ़ाव हो रहा है, कीमतों में जो उतार और जो चढ़ाव हो रहा है उसको मापता है। ठीक है ना, कि उपभोक्ता को जो, जैसे उपभोक्ता है, मान लो कि अपन ब्रेड परचेज करते हैं कि ब्रेड की वैल्यू पहले 2 महीने पहले कितनी थी और आज कितनी है। तो ये तो क्या करता है, ब्रेड की वैल्यू में जितना भी फ्लक्चुएशन हुआ है उसको देखता है। जबकि डब्ल्यूपीआई क्या करता था, जबकि जो डब्ल्यूपीआई है, डब्ल्यूपीआई ये करता था कि ब्रेड से पहले क्या होगा, आपका आटा बनेगा, तो ये देखता था कि जो मिल के द्वारा आटा बनाया गया है, गेहूं को पीसकर जो आटा बनाया गया है उसकी कीमतों में कितना उतार चढ़ाव हुआ होगा। अब आटे को बहुत सारे लोग डायरेक्ट उपभोग करते हैं, लेकिन जो ब्रेड खाते हैं वो डायरेक्ट आटे का थोड़ा इस्तेमाल करते हैं, तो उनके लिए आटे की प्राइस में कितना भी बदलाव हुआ हो वो ज्यादा मैटर नहीं करता। उनके लिए ये मैटर करेगा कि जो ब्रेड है उसकी कीमत में कितना उतार चढ़ाव हुआ है। ठीक है ना, तो इसमें उन सब चीजों का उन सब चीजों की जो प्राइजेज है उनके उतार चढ़ाव को मापा जाता है, जो चीजें उपभोक्ता के द्वारा कंज्यूम की जाती है, जो चीजें उपभोक्ता के द्वारा कंज्यूम की जाती है, यानी कि उपभोक्ता के स्तर पर कंज्यूम की जाने वाली वस्तुएं और जो सेवाएं होती है, जो गुड्स और सर्विसेज होती है, उनकी जो कीमतें हैं, उनकी जो प्राइजेज है, उनमें कितना फ्लक्चुएशन हो रहा है, कितना उतार चढ़ाव हो रहा है, उसको कौन मापता है? सीपीआई मापता है। इसीलिए उर्जित पटेल कमेटी के द्वारा यह बोला गया था कि जो सीपीआई है, इन्फ्लेशन को अगर आपको टारगेट करना है, इन्फ्लेशन को अगर आपको मापना है, तो हमें डब्ल्यूपीआई की बजाय कौन से इंडेक्स का इस्तेमाल करना चाहिए? हमें सीपीआई का इस्तेमाल करना चाहिए। तो जो सीपीआई, ये भी एक प्रकार का इंडेक्स है, ये भी एक प्रकार का इंडेक्स है। तो इसमें भी क्या होगा? एक बेस ईयर होगा, इसमें भी क्या होगा? एक बेस ईयर होगा। और बेस ईयर को अपन कितना मानेंगे? 100 मानेंगे। इसका मतलब है कि बेस ईयर के दौरान कीमतें कितनी थी? 100 थी। बेस ईयर के दौरान कीमतों का स्तर कितना था? 100 था। तो वर्तमान में अगर अपने को सीपीआई पता चल जाए तो अपन पता कर सकते हैं कि 100 की तुलना में कितना उतार चढ़ा हुआ है उपभोक्ता के स्तर पर उपभोग की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य में। क्लियर है चीज, है ना?
एक और थोड़ा सा देखते हैं कि जैसे कि नहीं, इसमें थोड़ा एक और चीज मैं बताऊं आपको। जैसे कि जो डब्ल्यूपीआई है, डब्ल्यूपीआई की जो गणना है राजस्थान में किसके द्वारा की जाती है? आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स के द्वारा की जाती है। जबकि जो सीपीआई के जो डेटा है वो किसके द्वारा कलेक्ट किए जाते हैं? एक तो एनएसओ दिल्ली के द्वारा। एनएसओ क्या है आपका? दिल्ली, जिसको कि अपन नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस बोलते हैं, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय दिल्ली बोलते हैं। और ये जो कार्यालय है ये किसके अंडर काम करता है? ये एमओ एसपीआई के अंतर्गत अंतर्गत काम करता है। कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत काम करता है? एमओ एसपीआई, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत काम करता है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। उसके अंतर्गत एक ऑफिस है, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस। इसके द्वारा सीपीआई से संबंधित डेटा क्या किया जाता है? कलेक्ट किया जाता है। अब सीपीआई 3-4 प्रकार के कैलकुलेट किए जाते हैं। तो कुछ डेटा तो एनएसए के द्वारा कैलकुलेट मतलब कलेक्ट किए जाते हैं, और कुछ डेटा कलेक्ट किए जाते हैं आपके श्रम ब्यूरो शिमला के द्वारा। कुछ किसके द्वारा कलेक्ट किए जाते हैं? आपके श्रम ब्यूरो शिमला, या फिर आप बोल सकते हो लेबर ब्यूरो शिमला के द्वारा कलेक्ट किए जाते हैं। ठीक है। अब अगर अपन देखें कि जैसे कि डब्ल्यूपीआई तो मैंने बता दिया कि एक ही होता है, डब्ल्यूपीआई तो एक ही होता है, और इसका आधार वर्ष कितना हो गया? 1999 से 2000 हो गया। 1999 से क्या हो गया? 2000 हो गया। लेकिन अब वर्तमान में ऐसा नहीं है कि वर्तमान में डब्ल्यूपीआई को कैलकुलेट करना बंद कर दिया। वर्तमान में डब्ल्यूपीआई को भी कैलकुलेट किया जाता है, और जो पॉलिसी मेकिंग होती है उसमें भी इसका बड़ा रोल है। पॉलिसी मेकिंग में इसका भी बड़ा रोल है, क्योंकि हमें उत्पादन के स्तर पर भी तो वस्तुओं की कीमतों में उतार चढ़ाव को पता करना चाहिए ना, तभी तो आगे की चीज़ों को अपन एनालाइज कर पाएंगे। तो अभी भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन महंगाई की जो स्थिति है उसको एक्चुअल में जांचने के लिए वर्तमान में किसका प्रयोग किया जाता है? वर्तमान में सीपीआई का प्रयोग किया जाता है। अब सीपीआई भी 3-4 प्रकार के कैलकुलेट किए जाते हैं। एक तो आपका सीपीआई होता है, एक आपका जो सीपीआई होता है वो होता है सीपीआई कंबाइंड। सीपीआई जैसे कि आपका एक तो रूरल हो गया, एक सीपीआई हो गया अर्बन, और एक सीपीआई हो गया कंबाइंड, यानी कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक ग्रामीण, शहरी और संयुक्त। ठीक है। इसका जो आधार वर्ष है, इसका जो आधार वर्ष है वो कितना है? 2012। इसका आधार वर्ष कितना है? 2012। और इसके डेटा किसके द्वारा कलेक्ट किए जाते हैं? इसके डेटा कलेक्ट किए जाते हैं एनएसओ दिल्ली के द्वारा। किसके द्वारा कलेक्ट किए जाते हैं? एनएसओ दिल्ली के द्वारा, या फिर आप बोल सकते हो किसके द्वारा रिलीज किया जाता है? ये एनएसओ दिल्ली के द्वारा। दूसरा जो एक और सीपीआई होता है, ये सीपीआई ये हो गया आपका जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स होते हैं, जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स होते हैं उनके लिए सीपीआई आईडब्ल्यू। इसका जो आधार वर्ष है वो है 2016। आधार वर्ष क्या है? 2016। और ये किसके द्वारा कलेक्ट किया जाता है? इसके डेटा किसके द्वारा रिलीज किए जाते हैं या फिर डेटा कलेक्ट किए जाते हैं? ये किए जाते हैं आपका श्रम ब्यूरो शिमला के द्वारा। श्रम ब्यूरो शिमला के द्वारा। ठीक है। अब सर ये समझ में आ गया कि सीपीआई कंबाइंड का मतलब तो ये हो गया कि उपभोक्ताओं के द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली जो वस्तुएं होती है या सर्विसेज होती है उनकी कीमतों में कितना उतार चढ़ाव हुआ। तो हमें अलग से सीपीआई आईडब्ल्यू कैलकुलेट करने की क्या जरूरत आ गई? सीपीआई आईडब्ल्यू कैलकुलेट करने की क्या जरूरत आ गई? सीपीआई आईडब्ल्यू का मतलब हो गया उपभोक्ता मूल्य सूचकांक औद्योगिक श्रमिक, यानी कि औद्योगिक श्रमिकों के लिए, जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स होते हैं उनके लिए सीपीआई। तो सर इसको अलग से कैलकुलेट करने की क्या जरूरत आ गई? मैं समझाता हूं आपको। देखिए, जो जो उद्योग होते हैं, उद्योग में जो भी वर्कर्स होते हैं उनके द्वारा भी वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग किया जाता है। इनके द्वारा भी वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग किया जाता है, और इनके द्वारा भी किया जाता है। लेकिन सीपीआई आईडब्ल्यू इसलिए कैलकुलेट किया जाता है अलग से है, इसलिए कैलकुलेट किया जाता है कि एक तो ये पता चल सके, हमको ये पता चल सके कि जो इंडस्ट्रियल वर्कर है उनके द्वारा गुड्स और सर्विसेज, उनके द्वारा गुड्स और सर्विसेज का कितना उपभोग किया जा रहा है, उनके द्वारा जो गुड्स और सर्विसेज का उपभोग किया जा रहा है उनकी कीमतों में कितना उतार चढ़ाव हुआ। दूसरी चीज ये है, अगर उनकी कीमतों में मान लो कि बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव रहा होगा, मान लो कि उनकी कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ गई, उनकी कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ गई, तो बेचारे ये तो अफोर्ड कर ही नहीं पाएंगे, ये तो खरीद ही नहीं पाएंगे। मान लो ये पहले दूध पीते थे,
है ना, दूध पीते थे, और अचानक से दूध की कीमतों मान लो 5 रुपए की बढ़ोतरी होगी, तो जो औद्योगिक श्रमिक है उनके लिए तो 1-1 रुपए की वैल्यू होती है, वो तो बेचारे अफोर्ड कर ही नहीं पाएंगे, और अफोर्ड कर पाएंगे तो बहुत कम कम कर पाएंगे। मान लो पहले दूध पीते थे, तो अब हो सकता है दूध पीना छोड़ दे, केवल चाय के लिए दूध को प्रयोग करें। तो सरकार को फिर क्या करना पड़ेगा, जो मिनिमम वेजेज है, जो न्यूनतम मजदूरी है, उसकी दरों में भी वृद्धि वृद्धि करनी पड़ेगी। जैसे कि अगर अपन बात करें, जो सैलरीड एम्प्लॉयज होते हैं, जो सैलरी प्राप्त करने वाले जो कर्मचारी होते हैं, उनके अगर जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है तो सरकार डीए बढ़ाती जाती है। सरकार क्या करती है, डियरनेस अलावेंस, यानी कि महंगाई भत्ता बढ़ाती जाती है, महंगाई भत्ता बढ़ाती जाती है। जैसे कि आपकी सैलरी मान लो 30,000 है, आपकी सैलरी 30,000 है, और सरकार ने अभी महंगाई भत्ता कितना कर रखा है, मान लो 25,000। तो ये जो महंगाई भत्ता होता है वो बेसिक, ये जो बेसिक सैलरी मान लो आपकी 30,000 है, इसका 25% है, तो ये कितना हो गया, लगभग ये 25-75, यानी कि कितना हो गया, 7,500 हो गया। तो आपकी जो टोटल सैलरी कितनी हो जाएगी, 37,500 हो जाएगी। ठीक है, लेकिन अचानक से पता चलता है कि चीज़ों की कीमतें बढ़ना शुरू होगी, जैसे कि कोरोना के टाइम पे बढ़ी थी। ठीक है, तो सरकार को फिर क्या करना, ऐसे तो फिर लोग अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे, लोग अफोर्ड नहीं कर पाएंगे तो कुछ परचेज करेंगे नहीं, परचेज करेंगे नहीं तो जो उद्योगों से जो उत्पादन हो रहा है वो बिकेगा नहीं, और उत्पादन बिकेगा नहीं तो उद्योगों को अपना उत्पादन कम करना पड़ेगा, उत्पादन कम करना पड़ेगा तो वो अपना प्रॉफिट तो अर्न करेंगे सही, लेकिन अगर उत्पादन कम हो गया तो प्रॉफिट कैसे कमाएंगे, तो फिर उनको क्या करना पड़ेगा, कुछ लोगों को अपने यहाँ पर निकालना पड़ेगा, जो उन्होंने कुछ लोगों को नौकरी दे रखी है उनकी छटनी करनी पड़ेगी, उनकी स्क्रूटनी करनी पड़ेगी, तभी तो प्रॉफिट कमा पाएंगे, नुकसान में तो कैसे जाएंगे। और अगर वो कुछ लोगों की छटनी करेंगे तो इसका मतलब है कि उन लोगों की नौकरी चलेगी, बेरोजगारी बढ़ेगी, अर्थव्यवस्था में मंदी की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, अर्थव्यवस्था में किसकी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, मंदी की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। तो सरकार चाहती है कि लोगों की क्रय शक्ति, लोगों की जो क्रेडिट कैपेसिटी है, परचेजिंग कैपेसिटी है लोगों की, वो कम नहीं होनी चाहिए। इसलिए सरकार फिर क्या करती है, महंगाई के अनुसार आपका भत्ता बढ़ा देती है। फिर मान लो कि सरकार इसको कितना कर देगी, 35 कर देगी, इसको कितना कर देगी, 35 कर देगी, और 35 करते ही फिर आपकी जो सैलरी है अपने आप क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, अपने आप सैलरी कितनी हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब 35 करते ही कितना हो गया, 35 करते ही ये आपको हो जाएगा कितना, 95 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 95 हो जाएगा। तो आपकी सैलरी में कितने की बढ़ोतरी होगी, 3,950। अब आप 39, ये 39,500 आपकी सैलरी होगी, सैलरी कितनी होगी, 39,500 होगी। तो जैसे जैसे महंगाई बढ़ी, सरकार ने डीए बढ़ा दिया, और आप लोगों को जो मिलने वाला वेतन है उसमें भी बढ़ोतरी होगी। लेकिन जो सैलरीड एम्प्लॉयज नहीं होते हैं, जैसे कि जो औद्योगिक श्रमिक होते हैं, वो तो डेली वेजेस के बेसिस पर काम करते हैं, एक दिन काम किया, उसका वेतन मिल गया, घर चले गए, खा पी लिया, अगले दिन वापस फैक्ट्री में काम करने के लिए आ गए। तो इनका सरकार क्या करती है कि इनके लिए न्यूनतम मजदूरी की दरें निर्धारित करती है, जैसे कि अनस्किल्ड, फिर सेमी स्किल्ड, फिर स्किल्ड, फिर हाईली स्किल्ड, इस हिसाब से इनके लिए न्यूनतम मजदूरी की दरें निर्धारित की जाती है। और जो इंडस्ट्री होती है उनको भी न्यूनतम मजदूरी की दरें माननी पड़ती है। ऐसे तो मान लो कि सरकार, राजस्थान सरकार के द्वारा भी न्यूनतम मजदूरी की दरें अनस्किल्ड वर्कर के लिए 285 रुपये पर डे के हिसाब से डिसाइड कर रखी है। मान लो अगर सरकार ऐसे डिसाइड नहीं करे तो इंडस्ट्री वाले तो बेचारे इनके साथ धोखा कर सकते हैं, इनको 100 रुपये देंगे तो 100 रुपये में कैसे काम चलेगा। इसलिए सरकार के द्वारा मिनिमम वेजेस यानी कि न्यूनतम मजदूरी की दरें निर्धारित की जाती है, और न्यूनतम मजदूरी की दरों को निर्धारण करने में ये सीपीआई जो आईडब्ल्यू है इसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि इनके लिए डीए तो होता नहीं है, ये डेली फिक्स्ड एम्प्लॉय तो होते नहीं है, ये तो डेली बेसिस पे अपना वेजेस प्राप्त करते हैं। तो इनकी जो न्यूनतम मजदूरी की दरें निर्धारण करने के लिए सरकार किसकी कैलकुलेट करती है, सीपीआई आईडब्ल्यू की कैलकुलेट करती है, और इसका जो आधार वर्ष है वो कितना है, 2016 है, और ये श्रम ब्यूरो शिमला के द्वारा इसके डेटा कलेक्ट किए जाते हैं और पब्लिश किए जाते हैं। क्लियर है। इसी प्रकार से एक और सीपीआई कैलकुलेट किया जाता है, वो किया जाता है सीपीआई एग्रीकल्चर वर्कर के लिए। किसके लिए किया जाता है, सीपीआई एग्रीकल्चर वर्कर के लिए। एग्रीकल्चर वर्कर का मतलब हो गया ऐसे खेतों में काम करने वाले ऐसे किसान जिनके पास खुद की जमीन नहीं है और वो दूसरों के खेतों में काम करता है, इनको बोला जाता है एग्रीकल्चर लेबर, है ना, एग्रीकल्चर लेबर। ठीक है ना। तो इसका आधार वर्ष कितना है वर्तमान में, 2019। पहले इसका आधार वर्ष 1986-87 हुआ करता था, लेकिन अभी रिसेंटली इसमें बदलाव कर दिया गया है, और वर्तमान में कितना है, 2019 है। इसी प्रकार से एक और सीपीआई कैलकुलेट किया जाता है, वो है आपका सीपीआई रूरल लेबर। कितना हो गया, सीपीआई रूरल लेबर, इसका भी आधार वर्ष कितना हो गया, 2019 हो गया।
इसका आधार वर्ष भी कितना हो गया 2019। तो इस प्रकार से अलग अलग सीपीआई कैलकुलेट किए जाते हैं ताकि अलग अलग क्षेत्र के जो प्रभावित होने वाले जो उपभोक्ता है, अलग अलग क्षेत्रों के प्रभावित होने वाले जो कंज्यूमर्स हैं, उनके स्तर पर सरकार महंगाई का पता लगा सके, उनके द्वारा उपभोग की जाने वाली वस्तुओं का या सेवाओं का, उनके द्वारा कंज्यूम की जाने वाली गुड्स और सर्विसेज की जो प्राइसेज है उनमें जो भी फ्लक्चुएशन हो रहा है उसका पता लगा सके। इसलिए सीपीआई अलग अलग कैलकुलेट किया जाता है। क्लियर है चीज। अगर अपन इनमें से जो सीपीआई कंबाइंड है ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये तो पूरे देश के लिए, पूरे देश को प्रभावित करता है। और जो सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर है ये भी काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि आपको पता है कि इंडस्ट्रीज में बहुत सारे लेबर काम करते हैं। अर्थव्यवस्था का जो द्वितीय क्षेत्र होता है जिसको कि अपन उद्योग क्षेत्र बोलते हैं, काफी महत्वपूर्ण है। और इसमें जो काम करने वाले श्रमिक है वो भी काफी महत्वपूर्ण है। तो राजस्थान में 3 प्रमुख केंद्र हैं जहां से ये डेटा कलेक्ट किए जाते हैं उद्योग श्रमिकों के द्वारा उपभोग किए जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं का। ठीक है ना। 3 केंद्र कौन से हो गए? एक तो हो गया अलवर, ठीक है, एक हो गया भीलवाड़ा, एक हो गया भीलवाड़ा, और एक क्या हो गया? जयपुर। इन तीनों जगह पर आपको पता है कि इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज काफी ज्यादा होती है। तो यहाँ पर काम करने वाले जो भी श्रमिक है उनके द्वारा जो भी वस्तुओं और सेवाओं को उपभोग किया जाता है उनका डेटा कहाँ से कलेक्ट किया जाता है? राजस्थान में अलवर, भीलवाड़ा और जयपुर। और ये कहाँ भेज दिया जाता है? श्रम ब्यूरो शिमला को, और उनके द्वारा फिर ये सीपीआई आईडब्ल्यू राजस्थान के लिए पब्लिश किया जाता है। जो इंडस्ट्री वाला चैप्टर रहेगा वहां पर अपने इसको थोड़ा और डिटेल से देखेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को सीपीआई क्या है और ये डब्ल्यूपीआई क्या है, दोनों का महत्व समझ में आया होगा, और दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो भी समझ में आया होगा। बाकी इनके बीच में और भी बहुत सारे डिफरेंस होते हैं, वो जब इकोनॉमिक्स की आप जो कंसेप्चुअल इकोनॉमिक्स होती है, जो स्टैंडर्ड इकोनॉमिक्स होती है, स्टैटिक इकोनॉमिक्स होती है, वहां पर इनके बारे में आप और भी पता करेंगे। ठीक है ना। तो अब अपन एक बार इसको देख लेते हैं। मैंने थोड़ा सा यहाँ पर आप लोगों को नोट करने के लिए, क्योंकि आप लोगों को नोट्स भी बनाने होते हैं, तो पहले तो आप इसको देख लीजिए। वैसे मैं ये सब चीज़ें आप लोगों को क्लियर करवा चुका हूँ। ठीक है। तो अर्थ क्या होता है? जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है वो थोक स्तर पर वस्तुओं के मूल्य के बदलाव को मापता है, जबकि सीपीआई क्या करता है कि उपभोक्ता स्तर पर वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य में बदलाव को मापता है। इस प्रकार से। ठीक है ना। ये सब चीज़ें मैं आप लोगों को लिखा चुका हूँ, तो आप लोग इसको यहाँ से देख लें। नेक्स्ट, तो होलसेल प्राइस इंडेक्स की अगर अपन बात करें तो 2019 जो 2024-25 है, 2024-25 2025-26 का जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है ये कितना आया हमारा? ये आया 399.7। कितना आया? 399.7। इसका अर्थ आप लोग सब बता सकते हो मुझे लगता है अब, क्योंकि इंडेक्स का मतलब मैं आप लोगों को बता चुका। देखिए, सबसे पहले तो आप इस चीज को समझो कि जो बेस ईयर है ये कितना है? 1999, 2000 है, और ये कितना हमने माना हुआ है? 100 माना हुआ है। इसका मतलब है कि जो एवरेज प्राइजेज है उस टाइम पे जो कीमतों का जो एवरेज स्तर रहा होगा वो कितना रहा होगा? 100 रहा होगा। कीमतों का जो औसत स्तर है वो कितना रहा होगा? 100 रहा होगा। लेकिन ये कब था? 1999। इसको एक बार समझते हैं थोड़ा अच्छे से। जो 1999 और 2000 है, इस समय कीमतों का स्तर, जो औसत स्तर है वो कितना रहा होगा? 100 रहा होगा। लेकिन वर्तमान में तो चल रहा है 2025-26, 2025-26 चल रहा है। 2025-26 का डेटा हमारे पास अवेलेबल है 399.7, 399.7। अब आप देख सकते हो कि 1999 से 2000 के बीच में टोटल कितने की ये हो गई? 399.7 माइनस 100/100, यानी कि ये होगी लगभग 300। लगभग कितनी होगी? 300। 299.7 आएगा, राउंड फिगर में अपन 300 मान लेते हैं। इसका ये निष्कर्ष निकलता है कि 1999 2000 यानी कि आधार वर्ष की तुलना में वर्तमान में जो महंगाई है वो कितनी बढ़ चुकी है भाई? 1999 और 2000 की तुलना में वर्तमान में जो महंगाई है वो 300% तक बढ़ चुकी है। अब आप देख सकते हो कि उस टाइम में महंगाई आज के 25-26 साल पहले महंगाई कितनी थी, और वर्तमान में महंगाई का स्तर बढ़कर कहाँ हो गया है? वर्तमान में महंगाई का स्तर, उस टाइम पे तो 10 रुपए की बहुत वैल्यू होती थी, और आज के टाइम में 10 रुपए की ज़्यादा वैल्यू है ही नहीं। ये इसी से पता चलता है, अपने को इसी से पता चलता है कि महंगाई कितनी बढ़ चुकी है, 300% तक बढ़ चुकी है। और अगर अपन गुना में निकालें, इसको, तो गुना में कितना हो जाएगा? ये लगभग
399.7 को मैं 400 मान सकता हूँ, 400 को आप 100 से डिवाइड कर दो, लगभग 4 गुना, 4 टाइम्स आपकी महंगाई बढ़ चुकी है। 4 टाइम्स आपकी महंगाई बढ़ चुकी है। यानी कि उस समय अगर कोई भी चॉकलेट 1 रुपए की आती थी, तो आज उसकी कीमत बढ़कर कितनी हो गई है? 4 रुपए हो गई है। तो 300% की वृद्धि हुई है हमारी जो वस्तुएं। केवल होलसेल प्राइस इंडेक्स में केवल किसकी कैलकुलेशन की जाती है? वस्तुओं की कीमतों की। किसकी की जाती है? वस्तुओं। तो जो गुड्स है उनकी प्राइजेज में बढ़ोतरी होकर कितनी हो गई है? 300% या फिर 4 गुना। लेकिन अगर अपन देखें कि पिछले साल की तुलना में 2024-25 का ये हमारा डेटा है और ये 25-26 का डेटा है। 25-26 का तो हमने देख ही लिया कि 25-26 का लगभग कितना है? 400 है। और पिछले साल कितना था? होलसेल प्राइस इंडेक्स 396.7। तो पिछले साल की तुलना में वृद्धि कितनी हुई है? 0.76। वृद्धि कितनी हुई है? 0.76। तो इससे एक निष्कर्ष निकालते हैं। इससे ये निष्कर्ष दिख रहा है ना इधर? हाँ, इससे ये निष्कर्ष निकलता है, इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि अगर अपन लॉन्ग टर्म में देखें, लॉन्ग टर्म का मतलब कितना है? पिछले 25-26 साल का देखें, 1999 2000 से लेकर ये 2025-26, यानी कि पिछले 25-26 साल का अगर अपन देखें, तो भाई साहब कीमतों में बहुत ज्यादा वृद्धि हो गई है। कीमतों में बहुत ज्यादा क्या हो गई है? वृद्धि हो गई है। कितनी प्रतिशत की वृद्धि होगी? लगभग 300% की क्या हो गई? आपकी वृद्धि हो गई। कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? 300% की वृद्धि होगी। लेकिन अगर अपन वर्तमान समय में देखें, यानी कि पिछले 1-2 साल का अगर अपन देखें या फिर पिछले 1 साल का देखें, तो कीमतें लगभग बराबर चल रही है। क्योंकि केवल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? 0.7% की वृद्धि हुई है। यानी कि वर्तमान में, यानी कि पिछले साल अगर दूध 26 रुपए का था, तो लगभग अभी भी 26 रुपए का ये, या फिर बढ़ा होगा तो 1-आध रुपए बढ़ा होगा। लेकिन अगर 1999 2000 की बात करें, तो लगभग 300% की वृद्धि हो गई है। ये आपको इंडिकेट करता है होलसेल प्राइस इंडेक्स। तो मैं आप लोगों को फिर बता रहा हूं, मेंस में इस प्रकार के क्वेश्चन प्री में तो पूछा ही जा सकता है। होलसेल प्राइस इंडेक्स का आधार वर्ष कितना है, इस बार का कितना था, ये सब फैक्ट पूछे जा सकते हैं। मेंस में इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है, ये 25-26 का 399.7 था, इसका अर्थ क्या है? तो इस प्रकार से आपको इसका अर्थ समझाना है। क्लियर है चीज? ठीक है, आगे देखते हैं। अब 2 और अपने की इंडिकेटर्स बचे हुए हैं इकोनॉमिक ग्रोथ के। अभी तक अपने पीछे पूरे इंडिकेटर्स देखे, 2 और इंडिकेटर्स बचे हुए हैं। एक है आपका अधिष्ठापित क्षमता, ऊर्जा की अधिष्ठापित क्षमता। इसको बोला जाता है इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ एनर्जी। इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है आपका इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ एनर्जी। इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, एनर्जी की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी कितनी है। यानी कि अभी तक हमने कितने मेगावाट के संयंत्र लगा दिए हैं, ऊर्जा के संयंत्र, कितने मेगावाट के हमने एनर्जी संयंत्र लगा दिए हैं, एनर्जी के प्लांट्स लगा दिए हैं। यह जरूरी नहीं कि उनसे उत्पादन होना शुरू हो गया हो सकता है कि अभी वो प्रोग्रेसिंग फेज में अभी वो इन प्रोग्रेस अभी वो प्लांट का सेटअप किया ही जा रहा हो सकता है कि उनसे उत्पादन होना शुरू नहीं हुआ हो। लेकिन कितने स्थापित कर दिए हमने, कितने इंस्टॉल्ड कैपेसिटी हमारे पास में, टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है वो है आपकी 31,556 मेगावाट। कितनी है? 31,556 मेगावाट। कितनी? 31,556 मेगावाट। अब 1 गीगावाट में होता है 1000 मेगावाट, तो आपको इसको गीगावाट में याद करना है। गीगावाट में कितना हो जाएगा? 31.5 गीगावाट। ये फिगर याद रखो, बाकी और कुछ याद नहीं रखना आपको, केवल इतना सा फिगर याद रखना है, 31.5 गीगावाट, है ना? क्योंकि 1 गीगावाट में कितना होता है? 1 गीगावाट बराबर 1000 मेगावाट होता है। मेगावाट में इतना लंबा फिगर याद रखने की जरूरत नहीं है। अगर प्रीलिम्स में अगर पूछा जाता है तो 31.5 गीगावाट से आप समझ जाएंगे, है ना? अगर मेगावाट में ऑप्शन दे रखे हैं तो इसके पीछे 3 जीरो लगा देना, तो अप्रोक्स आपको पता चल जाएगा। और मेंस में अगर आपको कोट करना है, एनर्जी का कोई भी टॉपिक आता है, उसमें अगर कोई बिंदु लिखना हो कि हमारी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी इतनी है, तो 31.5 गीगावाट आपको याद रखना है। तो ये जो 31.5 गीगावाट आपकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, ये पहली बात तो मैं बता दूं कब तक की है? दिसंबर 2025 तक की है। कब तक की है? दिसंबर 2025 तक की है। इसमें हो सकता है कि अभी कुछ परिवर्तन आ गया हो, लेकिन हाल फिलहाल में 2-3
2-3 महीनों में अगर एग्जाम होता है और इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग पूछा जाता है तो आपको यही याद रखना है, और जैसे अपडेट होता जाएगा इकोनॉमिक्स की क्लास में आप लोगों को बता दिया जाएगा। ठीक है, एज ऑफ नाउ अप टू दिसंबर 2025 योर एनर्जी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी कितनी है? 31.5 गीगावाट। क्लियर है चीज? अब इसमें अलग अलग प्रकार की एनर्जी के पोर्शन रहेंगे। इसमें कुछ आपकी थर्मल एनर्जी भी हो सकती है, इसमें आपकी थर्मल एनर्जी भी हो सकती है। थर्मल एनर्जी का मतलब क्या हो गया कि ऐसी एनर्जी जो कि आपकी कोल से प्रोडक्ट प्रोड्यूस होती है। किससे प्रोड्यूस होती है? कोयला से प्रोड्यूस होती है। ऐसी एनर्जी आपकी जो कि नेचुरल गैस से प्रोड्यूस होती है। ऐसी एनर्जी आपकी जो कि नेचुरल गैस से प्रोड्यूस होती है, और ऐसी एनर्जी आपकी जो कि दूसरे जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स होते हैं, दूसरे जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स होते हैं उनसे उत्पादित होती हो। जैसे जो धौलपुर में एक प्लांट है उसमें नेफ्था का भी यूज किया जाता है। नेफ्था एक प्रकार का पेट्रोल का रो प्रोडक्ट होता है। ठीक है ना? तो थर्मल एनर्जी का मतलब है कि इन सब चीजों से एनर्जी का उत्पादन हो रहा होगा। वहाँ कोयले का इस्तेमाल किया जा रहा होगा, नेचुरल गैस यानी कि प्राकृतिक गैस का इस्तेमाल किया जा रहा होगा, और दूसरे जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स होते हैं उनका इस्तेमाल किया जा रहा होगा। 31.5 जो गीगावाट है, इसमें आपकी सोलर एनर्जी भी छुपी हुई है। कितनी कौन सी एनर्जी है? सोलर एनर्जी। ये तो हो गया ऊर्जा का गैर नवीकरणीय स्रोत, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, ये हो गया। और ये सब जो फैक्टर मैं आगे आपको बताऊंगा ये है रिन्यूएबल एनर्जी फैक्टर्स। ठीक है ना? रिन्यूएबल एनर्जी के स्रोत। इसमें से एक क्या हो गया? आपका सोलर एनर्जी हो गया। इसमें आपकी एक विंड एनर्जी भी शामिल है, विंड एनर्जी भी शामिल है। जो विंड टर्बाइंस होती है उनकी वजह से जो एनर्जी जनरेट होती है वो भी इसमें शामिल है। इसके अलावा इसमें आपकी बायोमास, जो घरेलू अपशिष्ट होता है या फिर जो आपका एग्रीकल्चर वेस्ट होता है, उसको जलाने के बाद में जो अगर एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसको क्या बोला जाता है? आपको उसको बोला जाता है बायोमास एनर्जी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बायोमास एनर्जी। इसमें और क्या है? आपकी हाइड्रो पावर भी शामिल है। कौन सी पावर शामिल है आपकी? इसमें हाइड्रो पावर भी शामिल है। यानी कि जो हमारे बांध होते हैं, जो डैम होते हैं, उनसे उनकी वजह से जो एनर्जी जनरेट होती है वो क्या है? हाइडल पावर या फिर हाइड्रो पावर। तो जो 31.5 गीगावाट है, इसमें ये सब प्रकार की एनर्जी शामिल है। ये एनर्जी के अलग अलग स्रोत हो गए। इनको अपन जब ऊर्जा वाला टॉपिक रहेगा, आगे ऊर्जा वाला टॉपिक आएगा, वहां पर देखेंगे। अभी मैंने बस आपको एक बेसिक इंट्रोडक्शन देता हुआ चल रहा हूं मैं। ठीक है ना? ये क्लियर है? तो 2000 अप टू दिसंबर 2025 हमारी कितनी थी? 31.5 गीगावाट। ये क्लियर है आप लोगों को? ये फैक्ट आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा जो अगला की इंडिकेटर है इकोनॉमी का, इकोनॉमिक ग्रोथ का, वो है वाणिज्यिक बैंक साख। क्या है? वाणिज्यिक बैंक साख। वाणिज्यिक बैंक साख का मतलब क्या होता है? कमर्शियल बैंक क्रेडिट। वाणिज्यिक बैंक साख का मतलब क्या होता है? कमर्शियल बैंक क्रेडिट। क्या होता है? कमर्शियल बैंक क्रेडिट। कमर्शियल बैंक क्रेडिट क्या होता है? अब समझते हैं इस चीज को। एक तरीका तो है कि आप केवल फैक्ट याद कर लो, और दूसरा तरीका यह भी होता है कि आपको थोड़े बहुत कंसेप्ट भी पता होना चाहिए कि ये जो फैक्टर दे रखा है इस फैक्टर का मतलब है क्या। एक मिनट। ठीक है, लेकिन आपको समझना चाहिए कि ये इसका मतलब है क्या, कमर्शियल बैंक क्रेडिट का मतलब क्या है। सबसे पहले तो आपको उसका ये वाला फिगर याद रखना है कि कमर्शियल बैंक क्रेडिट 6.9 है ना। आप सीधा सीधा याद कर लो कि कितना है? 6.9 लाख करोड़। 6.91 लाख करोड़ रुपए है। 6.91 लाख करोड़ रुपए हैं। करोड़ रुपए, 6.91 लाख करोड़ रुपए हैं। और ये फिगर आपका कब का है? ये है 25-26 का। ये फिगर कब का है? 25-26 का। ठीक है ना? अब देखिए,
इसको थोड़ा सा समझते हैं। कमर्शियल बैंक क्रेडिट का मतलब ये है कि 2025-26 में जो कमर्शियल बैंक है राजस्थान में, जितने भी कमर्शियल बैंक है, उन कमर्शियल बैंक के द्वारा 6.91 यानी कि अपन बोल सकते हैं कि 6,91,हजार करोड़ रुपए का क्या दिया गया है, लोन दिया गया है। 6.9 लाख करोड़ रुपए का लोन दिया गया है अलग अलग पर्पज के लिए, अलग अलग पर्पज के लिए। इसको थोड़ा सा और मैं सिंप्लीफाई करने का प्रयास करता हूं कि जो कमर्शियल बैंक्स है राजस्थान में, जितने भी कमर्शियल बैंक्स है, इन कमर्शियल बैंक्स के द्वारा राजस्थान में अलग अलग पर्पज के लिए 2025-26 में 6.91 लाख करोड़ रुपए का क्या दिया गया है, लोन दिया गया है। 6.91 लाख करोड़ रुपए का क्या दिया गया है, लोन दिया गया है। और ये लोन अलग अलग पर्पज के लिए हो सकता है। ये लोन आपका एमएसएमई इंडस्ट्रीज के लिए हो सकता है, ये हो सकता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए दिया गया हो, इसमें पर्सनल लोन भी हो सकता है, इसमें आपका क्या हो सकता है, पर्सनल लोन भी हो सकता है इसमें। और स्टार्टअप वगैरह को बढ़ावा देने के लिए भी इसमें क्या हो सकता है, लोन हो सकता है। तो अलग अलग क्षेत्रों के लिए कमर्शियल बैंक्स के द्वारा राजस्थान में एक साल में कितना लोन दिया गया है, 6.91 लाख करोड़ लोन दिया गया है। और अगर आप इसमें इसका डेटा देखोगे पिछले साल की तुलना में, अगर आप इसका डेटा देखोगे तो आपको लगातार बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। पिछले साल 6.1 लाख करोड़ रुपए का लोन दिया गया था और इस बार कितना दिया गया है, 6.91 लाख करोड़ रुपए का लोन। और इस लोन में आप देखोगे तो आपको लगातार बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, लगातार इसमें बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। तो ये किसकी ओर इंडिकेट करता है, इसकी ओर इंडिकेट करता है कि जो कमर्शियल बैंक्स हैं, इन कमर्शियल बैंक्स के द्वारा वेरियस पर्पज के लिए क्या दिया जा रहा है, लोन दिया जा रहा है। लोन दिया जा रहा है मतलब इसके द्वारा लोन दिया जा रहा है, इसका मतलब जो मार्केट है यानी कि जो बाजार है, बाजार में लिक्विडिटी बढ़ रही है, बाजार में लिक्विडिटी बढ़ रही है। लिक्विडिटी का मतलब हो गया कि बाजार में तरलता क्या है आपकी, तरलता बढ़ रही है, तरलता बढ़ रही है। तो तरलता बढ़ने से क्या होगा, तरलता बढ़ने से होगा कि मार्केट में क्या जाएगा, पैसा जाएगा, मार्केट में पैसों का फ्लो बढ़ेगा, लोगों के हाथ में पैसा आएगा। अगर लोगों के हाथ में पैसा आएगा तो उसको दो तरीके से काम कर सकते हैं वो। अगर व्यापारी के हाथ में पैसा गया तो व्यापारी उसको कहाँ निवेश करेंगे, व्यापारी उस पैसे को निवेश करेंगे इंडस्ट्री में, उस पैसे को कहाँ निवेश करेंगे, इंडस्ट्री में निवेश करेंगे। इंडस्ट्री में क्या करेंगे, निवेश करेंगे। अगर इंडस्ट्री में निवेश बढ़ेगा, इंडस्ट्री में अगर निवेश बढ़ेगा तो इंडस्ट्रीज का क्या होगा, एक्सपेंशन होगा। इंडस्ट्रीज का क्या होगा, एक्सपेंशन होगा। इंडस्ट्रीज का एक्सपेंशन होगा। अगर इंडस्ट्रीज का एक्सपेंशन होगा तो इंडस्ट्रीज से आपका क्या होगा, उत्पादन बढ़ेगा। इंडस्ट्री से जो प्रोडक्शन है, इस प्रोडक्शन में क्या होगी, बढ़ोतरी होगी। प्रोडक्शन बढ़ेगा तो जीडीपी बढ़ेगी, क्योंकि जीडीपी क्या होती है कि किसी भी देश के घरेलू सीमा में एक वित्तीय वर्ष के दौरान उत्पादित अंतिम वस्तुओं का कुल मूल्य क्या कहलाता है, जीडीपी कहलाता है। तो आपकी क्या बढ़ेगी, एक तो यहां से आपकी क्या बढ़ेगी, जीडीपी बढ़ेगी। और अगर इंडस्ट्रीज का एक्सपेंशन होगा तो उस इंडस्ट्री को चलाने के लिए और ज्यादा वर्कर्स की आवश्यकता पड़ेगी, और ज्यादा इंजीनियर की आवश्यकता पड़ेगी। तो इसका मतलब क्या होगा, नौकरियों का सर्जन होगा, नौकरियों का क्या होगा, सर्जन होगा। आपका रोजगार भी क्या होगा, बढ़ेगा। रोजगार बढ़ेगा, लोगों के हाथ में पैसा आएगा, लोगों का जीवन स्तर बढ़ेगा। तो एक प्रकार से एक सशक्त राष्ट्र का निर्माण होगा, सशक्त राष्ट्र का क्या होगा, निर्माण होगा। दूसरी बात है, अगर ये पैसा सामान्य लोगों के पास में गया, सामान्य उपभोक्ताओं के पास में अगर ये पैसा जाता है तो उपभोक्ता क्या करेंगे, सैटरडे संडे को वीकेंड का प्लान बना के कहाँ जाएंगे, बाहर जाएंगे, खाना खाने जाएंगे, रेस्टोरेंट में जाएंगे, शॉपिंग करेंगे, इधर उधर टूरिज्म के लिए कहीं दूसरी जगह घूमने जाएंगे। यानी कि उनके द्वारा कंजम्पशन किया जाएगा चीज़ों का, उनके द्वारा किया जाने वाला जो कंजम्पशन है, उनके द्वारा किया जाने वाला जो उपभोग है, इस उपभोग में क्या होगी, बढ़ोतरी होगी। उपभोग में बढ़ोतरी होगी तो यानी कि जो उनके द्वारा जिन गुड्स और जिन सर्विसेज का उपभोग किया जा रहा है, उनकी डिमांड बढ़ेगी। डिमांड बढ़ेगी तो जो इंडस्ट्रीज है उनको अपनी सप्लाई बढ़ानी पड़ेगी, और सप्लाई बढ़ानी पड़ेगी तो इंडस्ट्रीज एक्सपेंड होगी, इंडस्ट्रीज एक्सपेंड होगी, उत्पादन बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा, जीडीपी बढ़ेगी और रोजगार बढ़ेगा। तो अगर लिक्विडिटी लगातार बढ़ रही है, ये जो लिक्विडिटी है अगर ये मार्केट में लगातार बढ़ रही है तो ये हमारी अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा संकेत है, अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा संकेत है, क्योंकि इससे तरलता बढ़ती है, तरलता बढ़ती है, लिक्विडिटी बढ़ती है, तो लोगों के हाथ में पैसा जाता है। वो पैसा या तो उपभोग करने में खर्च होगा,
वस्तुओं और सेवाओं का कंजम्पशन बढ़ेगा तब भी आगे जाके जीडीपी में जो अर्थव्यवस्था है उसमें सकारात्मक प्रभाव डालेगा और इंडस्ट्रीज में निवेश बढ़ेगा। कुल मिला के आपकी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है वो बढ़ेगी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बढ़ेगी। लेकिन जो लिक्विडिटी है वो भी एक संतुलित तरीके से, एक बैलेंस्ड तरीके से बढ़नी चाहिए। क्योंकि अगर लोगों के हाथ में ज़्यादा पैसा आ गया, लोगों के हाथ में ज़्यादा पैसा आ गया, ज़्यादा उपभोग करेंगे, ज़्यादा कंज्यूम करेंगे चीज़ों को, तो डिमांड बढ़ेगी। ज़्यादा कंज्यूम करेंगे तो ज़्यादा डिमांड बढ़ेगी। और अगर उद्योग जो एक्सपेंड करते हैं, उद्योगों में जो एक्सपेंशन होता है उसके कुछ कंस्ट्रेंट्स होते हैं, कुछ लिमिट्स होती है। जैसे कोई मान लो कि प्रोजेक्ट बन रहा है, जैसे राजस्थान में बाड़मेर में रिफाइनरी बन रही है, तो पिछले 5-7 साल से उसका काम चल ही रहा है। तो ऐसा नहीं है कि इतना बड़ा जो प्लांट है वो झटके से बन जाएगा, उसमें टाइम लगता है। तो हो सकता है कि अचानक से लोगों के हाथ में पैसा चला गया तो वो ज़्यादा कंज्यूम करेंगे तो डिमांड बढ़ेगी। तो उद्योग हो सकता है कि उस डिमांड को टाइम पे पूरा नहीं कर पाए, उद्योगों से जो सप्लाई है हो सकता है नहीं बढ़ पाए। सप्लाई नहीं बढ़ेगी तो मांग तो जबकि बढ़ी रही है, तो इससे क्या होगा, आपका जो डिमांड एंड सप्लाई का चक्र है वो गड़बड़ हो जाएगा और महंगाई में बढ़ोतरी हो सकती है। महंगाई में क्या बढ़ोतरी हो सकती है, आपकी ज़्यादा बढ़ोतरी हो सकती है। इसलिए जो लिक्विडिटी है वो कंट्रोल्ड तरीके से बढ़नी चाहिए। और जब भी आरबीआई को लगता है कि लिक्विडिटी बढ़ रही है तो मार्केट से आरबीआई पैसा खींच भी लेती है। कैसे खींच लेती है, बैंक रेट वगैरह बढ़ा देगी, है ना। बैंक रेट अगर बैंक रेट बढ़ा देगी, इसका मतलब ये है कि अब लोगों को मिलने वाला जो लोन है उसकी कीमतें भी बढ़ जाएगी। अब लोगों को मिलने वाला लोन है उसकी कीमतें बढ़ जाएगी तो लोग वैसे लोन नहीं लेंगे तो मार्केट में पैसा ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इस तरीके से आपकी चीजें चलती है। लेकिन फिर भी ये जो थोड़ी बहुत जो ग्रोथ हो रही है ये अच्छा संकेत है इकोनॉमी के लिए, क्योंकि इससे आर्थिक गतिविधियां आपकी बढ़ती है, आर्थिक गतिविधियां आपकी क्या होती है, बढ़ती है। क्लियर है। तो ये सब फैक्टर्स है जो हमारे आर्थिक विकास है, हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको इंडिकेट करते हैं। उसको क्या करते हैं, इंडिकेट करते हैं। ये सब फैक्टर्स, टोटल कितने फैक्टर हो गए आपके, 13 फैक्टर हो गए। इन 13 फैक्टर का जो डेटा है आपको अच्छे से याद होना चाहिए। चलो एक बार अपन इसको रिवाइज करते हैं, एक बार क्या करते हैं अपन इसको रिवाइज करते हैं, ठीक है। साथ के साथ लिख के इसको रिवाइज करते हैं। सबसे पहले अपन ने क्या पढ़ा था, सबसे पहले पढ़ा था अपन ने जीएसडीपी। क्या पढ़ा था, जीएसडीपी पढ़ा था। जीएसडीपी एक तो अपन ने देखा था कांस्टेंट प्राइस पर, जीएसडीपी एक तो अपन ने देखा था कांस्टेंट प्राइस पर, एक तो कांस्टेंट प्राइस पर देखा था, स्थिर मूल्यों पर देखा था जीएसडीपी। और एक और जो जीएसडीपी अपन ने देखा था वो देखा था मार्केट प्राइस पर। किस पर देखा था, मार्केट प्राइस पर देखा था। मार्केट प्राइस का मतलब हो गया प्रचलित मूल्य। एक तो देखा था अपन ने प्रचलित मूल्य पर और एक अपन ने देखा था स्थिर मूल्यों पर। एक किस पर देखा था, स्थिर मूल्यों पर देखा था। एक मिनट के लिए। ठीक है। तो एक तो स्थिर कीमतों पर देखा था और एक अपन ने किस पर देखा था, एक देखा था अपन ने प्रचलित कीमतों पर। ठीक है, एक तो स्थिर कीमतों पर देखा था, एक प्रचलित कीमतों पर देखा था। स्थिर कीमतों की बात करें तो कितना था, 9.81। स्थिर कीमतों पर हमारी जीडीपी कितनी थी, 9.81, है ना। और स्थिर जो कीमतों का मतलब है कि इसमें जो बेस ईयर लिया था वो बेस ईयर अपन ने कितना लिया था, 2011-12, 9.81 थी। अब 8 से अपन ने देखा था कि इसकी ग्रोथ कितनी है, पिछले साल की तुलना में 8.66% है। पिछले साल की तुलना में ग्रोथ कितनी है, 8.66% है। वहीं अगर अपन इसकी बात करें प्रचलित कीमतों पर, 9 का 18 कितना हो गया, डबल, और 8 में से 1 कम कर दो, 7.5, 8 में से 1 कम करते कितना हो गया, 7.5 हो गया। इसकी कीमतों में इसमें जो ग्रोथ है वो कितनी थी, 10.24%। इसमें ग्रोथ कितनी थी पिछले साल की तुलना में, 10.24%। क्लियर है चीज, है ना। अगर अपन इसके कंपैरिजन में इंडिया की बात करें, ये तो कि राजस्थान की बात, इंडिया की बात करें तो इंडिया की जो जीडीपी है वो कितनी है, लगभग 202 लाख करोड़। कितनी है, 202 लाख करोड़। और इधर लगभग कितनी थी, 357 लाख करोड़, 357 लाख करोड़। इंडिया की जीडीपी में वृद्धि कितनी है, 7.4%। कितनी है, 7.4%। और इधर की तरफ कितनी थी आपकी, 8%। क्लियर है। ये फैक्ट देखो एक बार। अपन ने ये भी देखा था कि जो इंडिया आईएमएफ है, आईएमएफ के अकॉर्डिंग इंडिया की 8% जो जीडीपी है वो कितने हैं, $4.51 ट्रिलियन।
कितनी है 4.51 ट्रिलियन डॉलर। और इसमें जो बढ़ोतरी है वो हुई है, और हम कौन से स्थान पर आगे हैं? वैश्विक अर्थव्यवस्था के मामले में हम चौथे स्थान पर है। वैश्विक अर्थव्यवस्था के मामले में हम कौन से स्थान पर है? चौथे स्थान पर है। हमसे आगे 3 और देश है। यूएसए जिसकी सबसे ज़्यादा जीडीपी है 31.8 ट्रिलियन डॉलर। सेकंड नंबर पे चाइना है जिसकी जीडीपी लगभग 21 ट्रिलियन डॉलर के आसपास है। तीसरे नंबर पर जर्मनी है, उसकी जीडीपी लगभग 6 ट्रिलियन डॉलर के आसपास है। और हम चौथे नंबर पर है, हमने जापान को पछाड़ दिया है। जापान भी हालांकि जस्ट पीछे ही है, 4.45 ट्रिलियन डॉलर के आसपास उसकी जीडीपी है। क्लियर है? ये तो हमारा किसका डेटा हो गया? जीडीपी का डेटा हो गया। हम और इसके अलावा मैंने ये भी बताया था कि अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में राजस्थान कौन से नंबर पर है? जीडीपी कंट्रीब्यूशन के मामले में 7वें नंबर पर है। और राजस्थान का जो कंट्रीब्यूशन है वो कितना है? 5.2% है। राजस्थान की जो जीडीपी है वो 6 नहीं है, ये कितना है? 5 है। ये कितना है? 5.2%। कितना है? 5.2%। यानी कि जो राजस्थान है वो इंडिया की जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूट करता है? 5.2% कंट्रीब्यूट करता है। फर्स्ट नंबर पे कौन है? फर्स्ट नंबर में आपका महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र है जिसको कि फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया बोला जाता है। दूसरे नंबर पे अपन ने किसके डेटा देखे? जीएसवी के डेटा देखे। किसके डेटा देखे? जीएसवी के डेटा देखे। जीएसवी के डेटा क्यों निकालना जरूरी है? क्यों? क्योंकि जब जीडीपी निकालते हैं तो जीडीपी में जो अंतिम वस्तुएं होती है उन्हीं का मूल्य देखा जाता है। अलग अलग क्षेत्र के द्वारा जो उत्पादन किया जा रहा है उस, और हर साल जो उत्पादन में जो वैल्यू एडिशन किया जा रहा है उसको नहीं देखा जाता। अल्टीमेटली ये है कि अलग अलग क्षेत्रों का अर्थव्यवस्था में कितना योगदान है, जीडीपी में कितना योगदान है, इसको नहीं देखा जाता। इसके लिए जीएसवी कैलकुलेट किया जाता है। और जीएसवी भी वही आपका एक तो कांस्टेंट प्राइस पे कैलकुलेट किया जाता है ना, और एक आपका मार्केट प्राइस या फिर प्रचलित मूल्य है, इन पर कैलकुलेट किया जाता है। अगर कांस्टेंट प्राइस पे अगर अपन एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें, फिर इंडस्ट्री सेक्टर आता है, फिर सर्विस सेक्टर आता है, तो एग्रीकल्चर सेक्टर का कितना है? इसका है 25, इसका कितना था? इसका 28 था, और इसका कितना था? 46। फिर यहाँ 3.2.4। आसान है, ठीक है। मार्केट प्राइस की अगर अपन बात करें तो यहाँ पर एग्रीकल्चर का कितना था? 25। और इसके अलावा अगर अपन इसको नीचे लिख लेते हैं 0.2.4। और अगर अपन मार्केट प्राइस की बात करें तो मार्केट प्राइस में एग्रीकल्चर का कितना था? एग्रीकल्चर का कितना था? 25। और इंडस्ट्री का कितना था? 26। और सर्विसेज का कितना था आपका? 47। इसमें 7.5.7 3-4 बार आप लिखोगे आराम से आपको याद हो जाएगा। इसमें हमने देखा था कि कमी है, इसमें हमने देखा था कि ये स्थिर है, स्थिर है, और इसमें हमने देखा था कि ये क्या है? वृद्धि हो रही है। पिछले साल मतलब पिछले साल की तुलना में क्या हुई है? वृद्धि हुई है। ये प्रतिशत में वृद्धि है। ये क्या है? प्रतिशत में वृद्धि है। जो टोटल मूल्य है, टोटल अगर इसकी वैल्यू निकालोगे लाख करोड़ में तो टोटल वैल्यू में तो बढ़ोतरी हो ही रही है, लेकिन ये क्या है ना कि जो प्रतिशत में तो उतार चढ़ाव चलता रहता है, ठीक है ना। इसमें क्या हुई थी? कमी हुई थी। और इसमें भी क्या हुई थी? कमी हुई थी। और इसमें क्या हुई थी? आपकी वृद्धि हुई थी, ठीक है ना। इसमें क्या हुई थी? वृद्धि हुई थी, ठीक है। अब नेक्स्ट जो अगला की इंडिकेटर है वो कौन सा था? वो था आपका जीएसडीपी। वो क्या था आपका? जीएसडीपी, है ना। जीएसडीपी नहीं, एनएसडीपी। क्या था आपका? एनएसडीपी। एनएसडीपी। एनएसडीपी का मतलब हमने बताया था कि जो जीडीपी होता है उस जीडीपी में से किसको माइनस कर दिया जाता है? मूल्यह्रास को माइनस कर दिया जाता है। किसको माइनस कर दिया जाता है? मूल्यह्रास को माइनस कर दिया जाता है, ठीक है। तो इसमें अब आप देखोगे जो कांस्टेंट प्राइस है और जो मार्केट प्राइस है, अगर इसमें से जो जीडीपी का डेटा है इसमें से अगर उसको माइनस कर दिया जाएगा मूल्यह्रास को, तो जीडीपी तो आपकी कमाएगी सही। तो कांस्टेंट प्राइस की आई थिंक कितनी थी? 8.5 के आसपास थी, यानी कि 8.5 लाख करोड़ के आसपास। कितने? 8.5 लाख करोड़ के आसपास। यहाँ 9.8 है तो ऑब्वियसली ये कम होएगी। ये 8.5 लाख करोड़ के आसपास थे, और ये 8 का 16 डबल, ये 16.6 लाख करोड़ के आसपास थे। एग्जैक्ट फिगर में देख लेता हूँ। एग्जैक्ट फिगर है 16.8, है ना। एग्जैक्ट फिगर कितना है? 16.8 लाख करोड़। तो कांस्टेंट प्राइस पे तो 8.5 लाख करोड़ होगी, और ये मार्केट प्राइस पर कितनी होगी? 16.8 लाख करोड़ रुपए, ठीक है। इसके बाद हमने एक और इंडिकेटर देखा था, वो था पर कैपिटा इनकम।
वो क्या था, पर कैपिटा इनकम। और पर कैपिटा इनकम कैसा निकाला जाता है, जो एनएसडीपी होता है, जो एनएसडीपी होता है, इस एनएसडीपी में किसका भाग दे दिया जाता है, मिड ईयर जो पॉपुलेशन होती है उसका भाग दे दिया जाता है, मध्य वर्षीय जनसंख्या का भाग दे दिया जाता है। मिड ईयर पॉपुलेशन, मिड ईयर अगर अपन सॉरी पर कैपिटा इनकम की बात करें तो जो कांस्टेंट प्राइस और जो मार्केट प्राइस यानी कि प्रचलित मूल्य, कांस्टेंट प्राइस पे तो ये कितनी थी, 1.03 लाख, कितनी थी, 1.03 लाख, यानी कि 1,03,000 के आसपास, 103 189 है ना, 103 189 थी। और ये कितनी थी, ये थी आपकी 2.02 है ना, 202 349, 202 349 पॉइंट में आप देखेंगे तो कितनी थी, लगभग 2 लाख रुपए के आसपास राजस्थान का व्यक्ति वर्तमान में कमा रहा है, ठीक है ना। इसके कंपैरिजन में जब हमने इंडिया की देखी थी, इसके कंपैरिजन में इंडिया की यहाँ तो थी 1.22 यानी कि 1,22,000 के आसपास, और यहाँ पर कितनी थी 2.20 यानी कि 2,20,000 के आसपास। और मैंने ये भी बताया था कि वर्ल्ड बैंक के द्वारा इंडिया को कौन सी कैटेगरी में रखा गया है, लोअर मिडिल इनकम ग्रुप में, निम्न मध्यम आय वर्ग में रखा गया है, ठीक है ना। क्लियर ये चीज आपको। पर कैपिटा इनकम के बाद फिर अपन ने एक देखा था, एक और फैक्टर जो अपन ने देखा था वो था आपका ग्रोस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। ग्रोस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रोस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब होता है कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है, हमारे जो राजस्थान के द्वारा उसकी जीडीपी का कितना प्रतिशत पूंजी निर्माण में खर्च किया गया है, ऐसे चीज़ों के निर्माण में खर्च किया गया है जिनसे भविष्य में रेवेन्यू प्राप्त होने के चांसेस है। तो इसमें 2024-25 का डेटा है हमारे पास, उसके अकॉर्डिंग कितना हो जाएगा, 5.02 लाख करोड़, 5.02 लाख करोड़ रुपए हमने किसके ऊपर खर्च किए हैं, पूंजी निर्माण के ऊपर हमने खर्च किए हैं। कितने खर्च किए हैं, 5.02 लाख करोड़ रुपए। और हमने ये भी देखा था कि वर्तमान में जीडीपी का कितना है, 29.5% के आसपास है। और मैंने आप लोगों को बताया था कि जीसीएफसी है ना, ग्रोस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, अगर किसी भी राज्य या फिर देश का 25% से ज्यादा होता है, इसका मतलब उस देश के द्वारा कैपिटल फॉर्मेशन में अच्छा पैसा खर्च किया जा रहा है और भविष्य में रेवेन्यू प्राप्त होने के चांसेस क्या है आपके, ज्यादा है। भविष्य में रेवेन्यू प्राप्त होने के चांसेस आपके क्या है, ज्यादा है, ठीक है ना। नेक्स्ट इसके बाद अपन ने जो और देखा था, इसके बाद अपन ने देखा था आपका 6 नंबर पे, 6 नंबर पे होता है इंडेक्स ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, इंडेक्स ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, इंडेक्स ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। इसके लिए जो बेस ईयर है वो कितना माना था अपन ने, इसके लिए बेस ईयर माना था 5-6 प्लस 2006 और 2007 और 8, 2007 और 8 माना था, 2005-6 और 2007-8 अपन ने इसके लिए माना था, ठीक है ना, 2007-8 अपन इसके लिए माना था। और अगर अपन इसकी बात करें तो ये कितना था, ये था 243.5, 243.5। अपन ने देखा था कि 2005-6-7-8 के समय से लेकर अभी वर्तमान की तुलना की जाए तो जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है उसमें लगभग कितने प्रतिशत तक की वृद्धि हो चुकी है, 143.5% तक की वृद्धि हो चुकी है। और ये लगभग 2.4 गुना की वृद्धि दर्शाता है, लगभग कितने गुना की वृद्धि दर्शाता है, 2.4 गुना की वृद्धि दर्शाता है। इसके बाद अपन ने एक और देखा था, ये देखा था अपन ने टोटल फूड ग्रेन, टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन कितना होता है, टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन का अनुमान कितना है, टोटल जो खाद्यान्न उत्पादन का अनुमान कितना है, ये था लगभग 243 लाख मेट्रिक टन, 283 लाख मेट्रिक टन, सॉरी कितना था, 283 लाख मेट्रिक टन, कितना है, 283 लाख मेट्रिक टन, है ना। और पिछले साल कितना था, पिछले साल लगभग 309 था, यानी कि इसमें लगभग कितनी गिरावट देखने को मिल रही है, 25.64 लाख मेट्रिक टन की गिरावट आपको इसमें देखने को मिल रही है। कितनी गिरावट आपको इसमें देखने को मिल रही है, 25.64 की गिरावट आपको देखने को मिल रही है, ठीक है। इसके बाद हमने एक और इंडेक्स देखा था, उस इंडेक्स का नाम क्या था, उस इंडेक्स का नाम था आईआईपी। क्या नाम था, आईआईपी। क्या नाम था, आईआईपी। क्या नाम था उसका, आईआईपी। आईआईपी का मतलब क्या है, इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, ठीक है ना। आईआईपी, आईआईपी के लिए हमने आधार वर्ष कितना लिया है, आईआईपी के लिए हमने आधार वर्ष लिया है 2011-12, 2011-12। और 2025-26 में लगभग कितना हो गया ये, 153.3 के आसपास है, 153.3 के आसपास है। इसका मतलब ये 53.3% की क्या करता है, वृद्धि को दर्शाता है। यानी कि जो हमारा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है इसमें 2011-12 की तुलना में वर्तमान में कितनी वृद्धि हो चुकी है, वर्तमान में इसमें कितनी वृद्धि हो चुकी है, 53.3%
53.3% तक की क्या हो चुकी है, वृद्धि हो चुकी है। इसके बाद हमारा एक और इंडेक्स था, इधर लिख लेते हैं, एक और इंडेक्स था, उस इंडेक्स का नाम क्या है, उस इंडेक्स का नाम है हमारा डब्ल्यू, ये कौन से नंबर का है, 8th नंबर का हो गया, ये 9 नंबर का। फिर हमने देखा था होलसेल प्राइस इंडेक्स, क्या देखा था, होलसेल प्राइस इंडेक्स। जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है इसका आधार वर्ष हमने क्या लिया है, होलसेल प्राइस इंडेक्स का आधार वर्ष हमने लिया है 1999 से 2000। कितना लिया है, 1999 से 2000 लिया है। और जो इस साल का कितना है लगभग, ये इस साल का है लगभग 400। इस साल का लगभग कितना है, ये 400। अपन ने देखा था कि इसमें 300% तक की क्या हो चुकी है, बढ़ोतरी, है ना। यानी कि 1999 2000 में जो महंगाई का स्तर था, वर्तमान में उसमें बढ़ोतरी होकर कितनी हो चुकी है, 300% तक की वृद्धि हो चुकी है, 300% तक की वृद्धि हो चुकी है। और अगर अपन देखें तो कितनी महंगाई हो चुकी है, लगभग 4 गुना महंगाई आपकी बढ़ चुकी है। कितनी महंगाई बढ़ चुकी है, 4 गुना आपकी महंगाई बढ़ चुकी है। इसके बाद अपन ने और क्या देखा था, इसके अलावा अपन ने एक ये देखा था कि हमारी जो टोटल पावर या फिर एनर्जी, इनकी एनर्जी की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी कितनी है, एनर्जी की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी कितनी है। तो अपन ने देखा था कि 31.5 गीगावाट है। कितनी है, 31.5 गीगावाट है। 31.5 गीगावाट का मतलब ये हो गया कि अलग अलग स्रोतों से राजस्थान में अभी तक इतनी पावर जनरेशन के प्लांट स्थापित हो चुके हैं, अलग अलग स्रोतों की, 31.5। 11वें नंबर, एक और अपन ने देखा था कि जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं उनके द्वारा 2025-26 में कितना लोन दिया गया, लगभग ये था आपका 6.9 लाख करोड़ रुपए। कितना था ये आपका, 6.9 लाख करोड़ रुपए। कितना था, 6.9 लाख करोड़ रुपए है। क्लियर है चीज, क्लियर है। तो ये सब एक बार में अपन ने पूरा पूरा रिवीजन कर लिया। इसी प्रकार से आपको कोई सा भी आप एक बार जब इनको शुरू से देखेंगे तो 2-3 बार अगर आप इस प्रकार से एक पेज में लिख लेंगे तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये पूरे के पूरे जो फैक्ट्स है, पूरे के पूरे डेटा है, वो आपको याद हो जाएंगे। एक बार में याद नहीं होता है क्योंकि ये सब डेटा है, लेकिन आपको याद भी करने पड़ेंगे। 2-3 बार लिखेंगे। और वैसे भी मैंने पॉइंट में बताया है, पॉइंट में 1-2 डिजिट तक ही लिया है, तो इनको याद करना कंपैरेटिवली आसान है। ही याद करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अब आपका आगे प्रीलिम्स होगा, मेंस होगा, तो ये अगले साल अगर आपका भी रिसेंटली अगर वैकेंसी आ जाती है तो अगला जो मेंस है ना, वो अगले साल की इकोनॉमिक सर्वे से पहले हो जाएगा। तो इस मेंस में आपको ये सब डेटा कोट करने पड़ेंगे। प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए आपके डेटा हेल्पफुल रहेंगे। तो आपको फैक्ट्स भी पढ़ने ही हैं और इनके बीच में, इनके भीतर जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी छिपी हुई थी कि इंडेक्स का मतलब क्या होता है, 153.3 जो दे रखा है इसका मतलब क्या है, आईआईपी में 153.3 दे रखा है, इसका मतलब क्या है, इन सब चीजों के बारे में आप लोगों को बता चुका हूं। तो आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू ऑल। ओके, और भी अगर आप लोगों को कोई डाउट हो तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में टाइप करके। ठीक, आगे देखते हैं। ये इकोनॉमिक सर्वे में इंडेक्स के बाद में आपका लिखा हुआ था कि इंडिकेटर्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, ये टोटल 13 इंडिकेटर है, इनके बारे में अपन ने बात कर ली। आगे देखें, आगे जब आप और आगे बढ़ते हैं तो जो अगला टॉपिक है वो है आपका समरी। क्या है, समरी। समरी का मतलब क्या है, सारांश। समरी का मतलब क्या है, सारांश। सर्वे में क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट समरी लिखा हुआ है, सारांश लिखा हुआ है। इसमें बेसिकली जो राजस्थान की जो प्रोफाइल है, एक तो राजस्थान की प्रोफाइल के बारे में बता रखा है। किसके बारे में बता रखा है, राजस्थान की प्रोफाइल के बारे में बता रखा है कि राजस्थान क्या है, इसका क्षेत्रफल कितना है, कहाँ स्थित है, वो सब चीजें बता रखी है एक तो। दूसरी चीज है, इसमें जितने भी आपके 13 चैप्टर्स है, इकोनॉमिक सर्वे में जितने भी आपके 13 चैप्टर्स है, उन 13 चैप्टर्स का बेसिकली क्रक्स बता रखा है। 13 चैप्टर्स का अगर आप देखोगे, 13 चैप्टर्स के अगर आपको समरी देखनी हो, 13 चैप्टर्स का अगर सारांश देखना हो तो आप केवल इस समरी को देख लीजिए। जैसे हमारे प्रस्तावना क्या करता है कि संविधान की पूरी तस्वीर प्रस्तुत कर देता है, उसी प्रकार से ये जो समरी वाला चैप्टर है, ये बेसिकली पूरा इकोनॉमिक सर्वे आपको 4-5 पेज में बता देता है कि आगे क्या क्या लिखा हुआ है। लेकिन अपन सारांश को नहीं पढ़ेंगे क्योंकि अपने को तो एक एक चैप्टर को बहुत डीप में पढ़ना है, एक एक चैप्टर को बहुत डीप में पढ़ना है। लेकिन फिर भी अपन कुछ कुछ चीजें इसमें देख लेते हैं कि जैसे कि प्रोफाइल में क्या लिखा हुआ है। प्रोफाइल में आपका ये लिखा हुआ है कि जो राजस्थान है, राजस्थान क्या है, बेसिकली एक संगम है। राजस्थान क्या है, एक संगम है।
राजस्थान किसका संगम है? राजस्थान परंपरा, परंपरा और आधुनिकता का संगम है। राजस्थान किसका संगम है? परंपरा और आधुनिकता का संगम है। संगम का मतलब होता है ब्लेंड या फिर फ्यूजन। राजस्थान इज ए ब्लेंड ऑफ, परंपरा का मतलब क्या हो गया आपका? ट्रेडिशन। राजस्थान किसका संगम है? राजस्थान किसका ब्लेंड है? ट्रेडिशन एज वेल एज मॉडर्निटी। राजस्थान किसका संगम है? ट्रेडिशन एंड मॉडर्निटी का संगम है। ये आपकी इकोनॉमिक सर्वे में लिखा हुआ है और बिल्कुल सही बात है। राजस्थान में परंपरागत चीजें भी अभी तक फॉलो होती है, जैसे परंपरागत रूप से जो किले हैं, महल है, बावड़ियां हैं, स्थापत्य कला है, उस समय की जो हैंडी क्राफ्ट है वो अभी तक चली आ रही है। फोक म्यूजिक है, इसके अलावा जो फोक डांस है वो अभी तक चले आ रहे हैं। उस समय के रीति रिवाज है, त्योहार है, उत्सव है, कला है, आर्ट है, वो अभी तक आपकी चली आ रही है। ये वर्तमान समय में भी आपको देखने को मिल जाएगी। और वर्तमान समय में आपको कुछ आधुनिकता का पुट भी देखने को मिलेगा, जैसे वेस्टर्न कल्चर को हमने फॉलो करना शुरू कर दिया है। हमारा जो पहनावा रीति रिवाज है उसमें बदलाव आया है। वेस्टर्न जो अलग अलग धर्मों और अलग अलग समाज है, चाहे वो वेस्टर्न कंट्रीज हो, उनके जो रिचुअल्स होते हैं उनको भी हमने फॉलो करना शुरू कर दिया है। हमने उद्योगों के लेवल पे बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट किया है। अलग अलग क्षेत्रों में हम लोग क्या कर रहे हैं? प्रोग्रेस कर रहे हैं। तो राजस्थान है वो ब्लेंड है, फ्यूजन है किसका? परंपरा और आधुनिकता का यानी कि ट्रेडिशन एंड मॉडर्निटी का क्या है? आपका संगम है। इसका क्या है? ब्लेंड है। और क्या लिखा हुआ है इसमें? इसमें ये लिखा हुआ है कि राजस्थान का जो एरिया है वो कितना है? 342 है ना, 342 स्क्वायर किलोमीटर है राजस्थान का एरिया। लिखा हुआ है कि राजस्थान का एरिया कितना है आपका? 342 स्क्वायर किलोमीटर है, जो कि देश के एरिया का कितना है? देश के एरिया का 10.4% है। ये वैसे चीजें आप लोगों ने पढ़ रखी होगी, लेकिन फिर भी एक बार अपन देख लेते हैं, क्योंकि कभी कभी आपके दिमाग से चीजें स्किप हो जाती है और आप लोग बहुत टफ टफ पढ़ के जाते हो, लेकिन कभी कभी इजी क्वेश्चन भी छप जाते हैं और जब अपन पढ़ते हैं तो इनको स्किप कर देते हैं। तो एक बार मैं बता देता हूँ, चूंकि इकोनॉमिक सर्वे में डायरेक्ट छपा हुआ है तो पूछ सकते हैं, ठीक है। और क्या क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है कि जो हमारा राजस्थान है ये नॉर्थ वेस्ट में स्थित है। ये नॉर्थ वेस्ट में स्थित है, यानी कि उत्तर पश्चिमी दिशा में स्थित है, देश के उत्तर पश्चिमी दिशा में स्थित है। इसके अलावा ये लिखा हुआ है कि इसकी जो आकृति है वो क्या है? विशिष्ट सम चतुर्भुजाकार है। विशिष्ट सम चतुर्भुजाकार है। इसकी आकृति कैसी? विशिष्ट सम चतुर्भुजाकार है। इसका मतलब है ये डिस्टिंक्ट डिस्टिंक्ट रोम्बोइड है ना। डिस्टिंक्ट रोम्बोइड इसके क्या है? शेप है। और ये जो शेप है वो कैसे फैली हुई है? ये जो शेप है ये उत्तर से दक्षिण, जैसे कि आपका ये हो गया राजस्थान, ये आपका क्या हो गया? राजस्थान हो गया। तो ये जो अगर पश्चिम से पूर्व की बात करें तो ये जो टोटल लेंथ है ये कितनी है? 869 किलोमीटर है। कितनी है? 869 किलोमीटर है। और अगर अपन उत्तर से दक्षिण की बात करें तो ये टोटल लंबाई कितनी है? 826 किलोमीटर है। तो राजस्थान की जो संरचना है, राजस्थान की जो शेप है वो डिस्टिंक्ट रोम्बोइड है। और ये जो शेप है ये उत्तर से दक्षिण में तो 826 किलोमीटर, उत्तर से दक्षिण में ये आपकी 826 किलोमीटर में फैली हुई है, जबकि पूर्व से पश्चिम में ये आपकी 869 किलोमीटर में क्या हुई है? फैली हुई है। 869 किलोमीटर में फैली हुई है। इसके अलावा ये और बता रखा है, अब जैसे कि यहाँ पर हमारा क्या आ जाता है? ये हमारा इंडिया का मैप आ जाता है ऐसा, कैसे नीचे क्या आ जाता है? ऐसा इंडिया का मैप आ जाता है। तो इसमें यह बता रखा है कि जो कच्छ की खाड़ी है उससे हमारे राजस्थान की दूरी कितनी है? 225 किलोमीटर है। यह भी इकोनॉमिक सर्वे में लिखा हुआ है। कितनी है? 225 किलोमीटर है। और ये जो अरब सागर है, इस अरब सागर से राजस्थान की दूरी कितनी है? 400 किलोमीटर। यह भी इकोनॉमिक सर्वे में लिखा हुआ है। इकोनॉमिक सर्वे में लिखा हुआ है कि जो कच्छ की खाड़ी है उससे दूरी कितनी है? 225 किलोमीटर है। और अरब सागर से दूरी कितनी है? लगभग 400 किलोमीटर है। क्लियर है चीज? और क्या क्या लिखी हुई है इसमें? ये लिखा हुआ है कि जो राजस्थान है अगर उसको भूगोल की दृष्टि से देखोगे, उसको मतलब उसको ज्योग्राफी की दृष्टि से देखोगे तो ये 4 क्षेत्रों में बटा हुआ है। कितने क्षेत्रों में बटा हुआ है ये 4 क्षेत्रों में बटा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है कि एक तो हमारा पश्चिमी राजस्थान है, पश्चिमी रेगिस्तान है। क्या है ये? वेस्टर्न डेजर्ट एरिया है। ये इकोनॉमिक सर्वे में सीधा सीधा लिखा हुआ है कि
4 भागों में बटा हुआ है। एक तो वेस्टर्न डेजर्ट हो गया, इसके अलावा एक हो गया हमारा ये अरावली रीजन, एक क्या हो गया, अरावली रीजन हो गया। एक हो गया हमारा नॉर्थ, एक हम हो गया हमारा पूर्वी मैदान, पूर्वी मैदान, पूर्वी मैदान का मतलब क्या हो गया, ईस्टर्न प्लेन्स हो गया। और एक हो गया हमारा ये साउथ ईस्ट प्लेटू, साउथ ईस्ट प्लेटू का मतलब क्या है, दक्षिण पूर्वी पठार। तो इसमें लिखा हुआ है कि जो हमारा राजस्थान है ये 4 भौगोलिक दृष्टि से 4 क्षेत्रों में बटा हुआ है। और जो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ है, हमारी जो अर्थव्यवस्था है, इस अर्थव्यवस्था में इन चारों क्षेत्रों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। अर्थव्यवस्था के विकास में ये चारों क्षेत्र अलग अलग विशेषताएं रखते हैं, हालांकि कुछ चुनौतियां भी प्रस्तुत करते हैं। जैसे जो वेस्टर्न राजस्थान है, जिसको कि पश्चिमी रेगिस्तान भी अपन कह सकते हैं, तो उस वो काफ़ी सारी चुनौतियां प्रस्तुत करता है अर्थव्यवस्था के विकास में, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में काफ़ी सारे चैलेंजेस, काफ़ी सारे ऑब्स्टेकल्स वो प्रस्तुत करता है। जैसे वहाँ पर डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस है, एरिड और सेमी एरिड यानी कि शुष्क और अर्ध शुष्क जलवायु परिस्थितियाँ हैं, वाटर स्केर्सिटी वहाँ पर यानी कि जल की उपलब्धता वहाँ पर कम है। इन सब की वजह से जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है वहाँ पर काफ़ी कम है। वहाँ के लोगों को अक्सर मौसमी पलायन देखना पड़ता है, उनको माइग्रेशन की माइग्रेट करना पड़ता है अपनी जीविका यापन के लिए। लेकिन इसके अलावा उसके कुछ प्रोज भी है, यानी कि कुछ अच्छी चीज़ें भी है कि जो क्षेत्र है यहाँ पर पेट्रोलियम रिजर्व्स आपके काफ़ी सारे हैं, नेचुरल गैस के रिजर्व्स है, मंगला जो तेल क्षेत्र है आपका बाड़मेर में, वहाँ से आपका पेट्रोल निकाला जा, वो जो पेट्रोल क्रूड ऑयल निकाला जा रहा है। इसके अलावा ये जो क्षेत्र है वो रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में बहुत शानदार तरीके से काम कर रहा है। वर्तमान में सोलर एनर्जी के क्षेत्र में राजस्थान फर्स्ट नंबर पर है, और वो किसकी बदौलत है, ये पश्चिमी राजस्थान की बदौलत ही है। अगर अरावली की बात करें तो अरावली हमारी अर्थव्यवस्था में बहुत पॉजिटिव तरीके से कंट्रीब्यूट करता है। यहाँ बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं, जो मेटल मिनरल्स है वो यहाँ पर पाए जाते हैं। लोहा हो गया, तांबा हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, इसके अलावा सिल्वर हो गया, लेड हो गया, जिंक हो गया, ये सब यहाँ पर पाए जाते हैं। यहाँ पर बहुत सारे टूरिज्म स्पॉट है, क्योंकि ये पहाड़ी क्षेत्र है, तो यहाँ पर ऊंचाइयों पर बहुत सारे ऐसे स्थल बने हुए हैं, धार्मिक स्थल हैं यहाँ पर बहुत सारे, जैसे हमारा माउंट आबू हो गया है ना, अलग अलग, जैसे कि हमारा चौथ का बरवाड़ा में माता जी का मंदिर हो गया, गणेश जी का मंदिर हो गया, ये सब चीज़ें अलग अलग जगह पर यहाँ पर स्थित है ना, अलग अलग जगह पर यहाँ पर स्थित है। इसलिए ये पर्यटन का एक अच्छा केंद्र है। यहाँ पर ट्राइबल्स, जो ट्राइबल कम्युनिटी है वो यहाँ पर निवास करती है। बायोडाइवर्सिटी की दृष्टि से ये क्षेत्र क्या है, संपन्न है। इसके अलावा जो पूर्वी मैदान है, पूर्वी मैदान यहाँ पर जलोढ़ मृदा पाई जाती है, एलुवियल सोइल पाई जाती है यहाँ पर, फर्टाइल सोइल है यहाँ पर, तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन की दृष्टि से सबसे समृद्ध है। यही कारण है कि जो क्षेत्र है यहाँ पर जो पॉपुलेशन डेंसिटी है बहुत ज़्यादा है। पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा है ना, 23% एरिया है राजस्थान का, लेकिन 39% यहाँ पर जनसंख्या निवास करती है। और दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है। यहाँ पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है, यहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है। यहाँ पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है, यहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है। तो जो आपका दक्षिण पूर्वी पठार है, यहाँ पर काली मृदा पाई जाती है, तो जो आपके जो कपास उत्पादन के लिए काफ़ी अच्छी है ना? कॉटन के प्रोडक्शन के लिए काफ़ी अच्छी है वो मृदा। इसके अलावा औद्योगिक उत्पादन की दृष्टि से ये संपन्न है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा पानी है, बहुत सारे रिसोर्सेज भी हैं यहाँ पर। आप देखेंगे कोटा को इंडस्ट्री हब भी कहा जाता है, वहाँ पर काफ़ी सारी फैक्ट्रीज लगी हुई है, काफ़ी सारी वहाँ पर फैक्ट्रीज लगी हुई है। क्लियर है चीज़ आप लोगों को? तो ये भी आपका इकोनॉमिक सर्वे में लिखा हुआ है। और क्या, एक बार आप इसको देख सकते हैं, अगर कोई नोट करना चाहे तो नोट भी कर सकते हैं इसको ऐसे। और क्या लिखा हुआ है इसमें, राजस्थान की अर्थव्यवस्था के बारे में बताया हुआ है। राजस्थान की अर्थव्यवस्था के बारे में बताया हुआ है। राजस्थान की जो इकोनॉमी है, इस इकोनॉमी के बारे में भी बताया हुआ है कि राजस्थान की इकोनॉमी कैसी है। राजस्थान की इकोनॉमी में बताया हुआ है कि राजस्थान की इकोनॉमी फिर वही क्या है, राजस्थान की जो इकोनॉमी है वो ब्लेंड है, बेसिकली क्या है, ब्लेंड है, एक संगम है। किसका संगम है, परंपरा, ट्रेडिशन, और परंपरा यानी कि जो ट्रेडिशन है, परंपरा यानी कि ट्रेडिशन, और मॉडर्निटी, मॉडर्निटी का मतलब क्या हो गया आपका, आधुनिकता, इन दोनों का संगम है।
सामान्य परिचय में भी ये बताया हुआ था कि राजस्थान संगम है, और राजस्थान में अर्थव्यवस्था की दृष्टि से देखा जाए तो जो राजस्थान की जो अर्थव्यवस्था है वो भी क्या है, संगम है। ये किसका संगम है, ये ट्रेडिशन और मॉडर्निटी का संगम है, ट्रेडिशन और मॉडर्निटी का संगम है। ऐसी परंपरागत ऐसी कौन सी चीजें हैं जो राजस्थान की अर्थव्यवस्था में योगदान दे रही है अभी भी, जैसे कि एग्रीकल्चर। पुराने समय की बात करो चाहे अभी की बात करो, परंपरागत रूप से एग्रीकल्चर लगातार राजस्थान की अर्थव्यवस्था में क्या कर रहा है, कंट्रीब्यूट कर रहा है। राजस्थान की अर्थव्यवस्था में लगातार क्या कर रहा है, कंट्रीब्यूट कर रहा है। वहीं अगर अपन देखें तो एक हैंडीक्राफ्ट हो गया, एक क्या हो गया, हैंडीक्राफ्ट, जिसको कि अपन क्या बोलते हैं, हस्तशिल्प बोलते हैं। हैंडीक्राफ्ट, हैंडीक्राफ्ट भी परंपरागत रूप से अभी भी जो हैंडीक्राफ्ट है वो राजस्थान की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। इसके अलावा और क्या हो गया, टूरिज्म। इसके अलावा एक क्या हो गया, टूरिज्म। ये सब आपका लिखा हुआ है कि परंपरागत रूप से ये सब जो क्षेत्र है वो हमारी अर्थव्यवस्था में, राजस्थान की अर्थव्यवस्था है उसमें योगदान देते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं। नवीन ऐसी कौन सी चीजें हो गई, ऐसी कौन सी मॉडर्न चीजें हैं जो कि अर्थव्यवस्था में योगदान दे रही है, वो है नए उद्योगों का विकास। नए उद्योगों का विकास होना, नए उद्योगों का विकास होना, खासकर जो माइनिंग से रिलेटेड जो उद्योग है, जो माइन से रिलेटेड उद्योग है, उन उद्योगों का विकास हुआ है। एनर्जी से रिलेटेड जो उद्योग है उन उद्योगों का विकास हुआ है। तो इन्होंने वर्तमान समय में राजस्थान की अर्थव्यवस्था में बहुत महत्वपूर्ण क्या दिया है, योगदान दिया है। राजस्थान की अर्थव्यवस्था में योगदान दिया है। और इसके अलावा जो सर्विस सेक्टर है, इस सर्विस सेक्टर के द्वारा भी राजस्थान की अर्थव्यवस्था में योगदान दिया जा रहा है। आप सबको पता होगा कि सरकार के द्वारा जो फाइबर नेटवर्क है, फाइबर नेटवर्क का विस्तार किया जा रहा है प्रत्येक गांव ढाणी पंचायत मुख्यालय तक। इसकी वजह से क्या है, इंटरनेट की जो पहुंच है वो बढ़ी है। इंटरनेट की पहुंच बढ़ी है, इसका मतलब डिजिटल जो कनेक्टिविटी है, डिजिटल कनेक्टिविटी है उसमें भी आपकी बढ़ोतरी देखने को मिली है। डिजिटल कनेक्टिविटी में बढ़ोतरी देखने को मिली है। तो वर्तमान समय में राजस्थान की अर्थव्यवस्था के ये वो क्षेत्र है जो कि कंट्रीब्यूट कर रहे हैं मॉडर्न तरीके से। तो इसमें ये लिखा हुआ है कि राजस्थान की जो अर्थव्यवस्था है दैट इज ब्लेंड ऑफ ट्रेडिशन एंड मॉडर्निटी। क्लियर है, परंपरागत रूप से ये चीजें हमारी अर्थव्यवस्था में योगदान दे रही है, और वर्तमान समय में ये चीजें हमारी अर्थव्यवस्था में योगदान दे रही है। क्लियर है, इस चीज को आप चाहे तो एक बार नोट कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। इसके बाद ये है, अब हमारी शुरुआत होगी इकोनॉमिक सर्वे के चैप्टर्स में, यानी कि हम पहला चैप्टर देखेंगे, लेकिन पहले चैप्टर की शुरुआत अपन करेंगे कल। उससे पहले थोड़ा सा बस 5-10 मिनट का और बता देता हूं मैं। मैंने पहली क्लास में आपको बताया था कि जब इकोनॉमिक सर्वे के जो 13 चैप्टर है उनको पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाऊंगा। मैंने बताया था आप लोगों को कि मैं एक स्टोरी सुनाऊंगा आप लोगों को, उन 13 चैप्टर की क्या कहानी है ना। तो अपन एक एक धीरे धीरे समझते हैं उसको। देखिए, हमारे देश ने हमारे देश ने यानी कि भारत देश ने एक सपना देखा है। भारत देश ने एक सपना देखा है। वो सपना क्या है कि हमें विकसित कर बनना है, हमें विकसित बनना है। और विकसित कब तक बनना है हमें, विकसित बनना है हमें 2047 तक। ये हमने एक सपना देखा है, हमारे देश ने एक सपना देखा है। वो ये है कि हमें विकसित भारत बनना है। कब तक बनना है, 2047 तक बनना है, 2047 तक बनना है। इसके लिए 2047 तक क्यों बनना है, क्योंकि 2047 में हम हमारा 100 इंडिपेंडेंट डे सेलिब्रेट कर रहे होंगे, हमारा 100वीं वर्षगांठ मना रहे होंगे हमारे स्वतंत्रता दिवस की। हमारे स्वतंत्रता दिवस के हम कौन से वर्षगांठ मना रहे होंगे, 100 मना रहे होंगे। हम चाहते हैं कि तब हमारा जो देश है वो पूर्ण विकसित, पूर्ण विकसित और आत्मनिर्भर हो, पूर्ण विकसित और आत्मनिर्भर हो। यानी कि हमारा देश क्या हो, फुली डेवलप्ड एंड सेल्फ रिलायंट हो, सेल्फ क्या हो, रिलायंट हो। सेल्फ रिलायंट हो, यह हमारे देश ने सपना देखा है कि हमें विकसित भारत का निर्माण करना है 2047 तक। और विकसित भारत कैसा होगा, पूर्णतः विकसित होगा, फुली डेवलप्ड होगा और आत्मनिर्भर होगा। सभी दृष्टि से हम क्या होंगे, आत्मनिर्भर होंगे। एनर्जी की दृष्टि से,
खाद्यान्न उत्पादन की दृष्टि से, एग्रीकल्चर की दृष्टि से, इंडस्ट्री की दृष्टि से, सर्विसेज की दृष्टि से, इवन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग की दृष्टि से, स्पेस टेक्नोलॉजी की दृष्टि से, सब प्रकार से हम क्या होंगे, हम फुली डेवलप्ड और सेल्फ रिलायंट होंगे। क्लियर है? इसके लिए यह भी बताया गया कि किन किन क्षेत्रों में फोकस करने की आवश्यकता है, किन किन क्षेत्रों में फोकस किया जाएगा। एक तो इकोनॉमिक ग्रोथ में फोकस किया जाएगा, इकोनॉमिक ग्रोथ में फोकस किया जाएगा, यानी कि आर्थिक विकास है उसके ऊपर फोकस किया जाएगा। आर्थिक विकास होगा तभी तो देश आगे बढ़ेगा। आर्थिक विकास के साथ साथ, लेकिन ये आर्थिक विकास किस प्रकार का होना चाहिए, ये आर्थिक विकास होना चाहिए सतत प्रकार का। कैसा होना चाहिए? सस्टेनेबल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? सस्टेनेबल होना चाहिए। सस्टेनेबल का मतलब है कि हमें पर्यावरण के साथ खिलवाड़ नहीं करनी है ना। जलवायु के अनुकूल होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम ऐसा और भी ऐसा विकास करें जो अंधाधुंध हो, जिससे कि क्लाइमेट चेंज और ज़्यादा क्या हो, नकारात्मक हो जाए। तो ये विकास कैसा होना चाहिए? सतत होना चाहिए, कंटिन्यू होना चाहिए और सही तरीके से होना चाहिए। साथ ही साथ हमें क्या करना है, यहाँ के जो भी लोग हैं, यहाँ के जो भी लोग हैं, उन लोगों का जो जीवन स्तर है वो क्या करना है, उन्नत बनाना है, यानी कि इम्प्रूव्ड लिविंग स्टैंडर्ड। यहाँ के जो लोग हैं उनका जो जीवन स्तर है क्या बनाना है, इम्प्रूव्ड बनाना है। तब जाके हम 2047 तक पूर्ण विकसित और आत्मनिर्भर हो पाएंगे। हालांकि ये जो कल्पना है, ये जो कल्पना है, ये बहुत एम्बिशियस है, एम्बिशियस है, ये बहुत महत्वाकांक्षी परिकल्पना है और इसको प्राप्त आसानी से किया जा सकता है अगर हम इन चीज़ों पर ध्यान देते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ पर ध्यान देते हैं, ये देखते हैं कि क्या अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्र ग्रो कर रहे हैं, नहीं कर रहे। हम इकोनॉमिक ग्रोथ तो करें, लेकिन वो किस प्रकार की होनी चाहिए, सतत होनी चाहिए, एसडीजी लक्ष्यों के अनुरूप होनी चाहिए और लोगों का जो जीवन स्तर है वो ऊंचा बढ़ाने का हमें प्रयास करना चाहिए। कब बढ़ेगा? जब पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी, है ना। पर कैपिटा इनकम कब बढ़ेगी? जब सभी लोगों को रोजगार मिलेगा। रोजगार कब मिलेगा? जब जो इंडस्ट्री सेक्टर है वो और ज्यादा ग्रोथ करेगा, और इंडस्ट्री सेक्टर का ग्रोथ करने का मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ होना। क्लियर है ये चीज? इसमें यह भी बताया गया कि इसके 4 पिलर है। इसके क्या है? 4 पिलर है। यानी कि अगर देश को पूर्ण विकसित या फिर आत्मनिर्भर कोई बना सकता है तो 4 चीजें हैं वो बना सकते हैं। एक तो गरीब, क्या है? गरीब। एक है महिला, विमेन। एक है किसान और एक है आपका यूथ। यूथ का मतलब क्या है? युवा। ये जो विकसित भारत 2047 है, इसके 4 पिलर है। देयर आर 4 पिलर्स ऑफ विकसित भारत एट द रेट 2047। क्या है? पुअर यानी कि गरीब, विमेन यानी कि महिला, फार्मर यानी किसान और युवा यानी कि यूथ। क्यों ये 4 पिलर क्यों हैं? क्योंकि हमें गरीबी मिटानी है। गरीबी मिटाएंगे तभी तो लोगों का जीवन स्तर उच्च होगा, और लोगों का जीवन स्तर उच्च होगा तभी तो इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। या फिर आप ऐसे बता सकते हो कि गरीबी कैसे मिटेगी? गरीबी मिटेगी समावेशी विकास से। गरीबी कैसे मिटेगी? समावेशी विकास से, इंक्लूसिव ग्रोथ से। गरीबी कैसे मिटेगी आपकी? इंक्लूसिव ग्रोथ से। गरीबी कैसे मिटेगी? इंक्लूसिव ग्रोथ से। देश में अगर गरीबी खत्म हो जाएगी, इसका मतलब है कि लोगों का जीवन स्तर क्या हो चुका है? ऊंचा हो चुका है। तो एक तो गरीबी हटाना बहुत ज्यादा आवश्यक है। दूसरी बात है महिला। हमारे देश, एक पुरुष और एक स्त्री हमारे देश के 2 सुंदर पंख है, और इस देश की जो उड़ान है ना, इस देश की जो प्रोग्रेस है, वो केवल जो स्त्री और जो पुरुष है हमारे देश के 2 सुंदर पक्षी है। और इस देश का जो विकास है केवल एक ही पक्षी के उड़ान भरने से नहीं हो सकता, दूसरे पक्षी को भी उड़ान भरनी होगी, तभी इस देश का विकास संभव है ना। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? विमेन एम्पावरमेंट करना पड़ेगा, महिलाओं को सशक्त करना पड़ेगा। विमेन एम्पावरमेंट का मतलब ये होता है कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना पड़ेगा, उनको सेल्फ रिलायंट बनाना पड़ेगा, उनको इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट बनाना पड़ेगा, यानी कि आर्थिक रूप से भी उनको आत्मनिर्भर बनाना पड़ेगा, ताकि वे अपने हित से जुड़े निर्णय स्वयं ले सके, ताकि वे अपने हित से जुड़े निर्णय स्वयं ले सके। तो एक तो महिलाओं को सशक्त यानी कि महिलाओं को एम्पावर करना आवश्यक है। महिलाओं को एम्पावर करेंगे, महिलाएं रोजगार प्राप्त करेगी तो जीडीपी में उनका योगदान होगा।
जीडीपी में योगदान होगा और उनका जीवन स्तर अपने आप क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है किसान। हमारे देश में आप सबको पता है कि अभी भी बहुत सारे राज्य हैं इंक्लूडिंग राजस्थान और इवन पूरे कंट्री की होल सोल बात कर लेते हैं कि जो एग्रीकल्चर है उसका अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन हमारे यहाँ पर जो एग्रीकल्चर है वो दक्षिण पश्चिमी मानसून पर आधारित है, यानी कि अगर मानसून अच्छा है तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन अच्छा है, मानसून अच्छा नहीं है तो एग्रीकल्चर अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी तक ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं जहाँ पर सिंचाई की सुविधाएं पर्याप्त रूप से अवेलेबल नहीं है, तो उनको सिंचाई के साधन में तो किसके ऊपर निर्भर रहना पड़ता है, अपने मानसून के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। और आपको ये भी पता है कि बेमौसम बारिश हो रही है आजकल जलवायु परिवर्तन की वजह से, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, अकाल पड़ जाता है, इसकी वजह से किसानों का जो फसल उत्पादन है उसमें नुकसान होता है। यही कारण है कि जो किसान हैं वो मतलब आत्महत्या भी करते हैं, या फिर किसान है उनकी स्थिति क्या है, कोई ज़्यादा बहुत अच्छी नहीं है, ज़्यादा बेहतर नहीं है। तो सरकार को एग्रीकल्चर सेक्टर में ऐसे आमूलचूल परिवर्तन करने की आवश्यक है, लगातार ऐसे परिवर्तन करने की आवश्यकता है ताकि एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्शन है और जो प्रोडक्टिविटी, यानी कि उत्पादन और उत्पादकता दोनों ही बढ़ सके। टोटल जो फूड ग्रेन प्रोडक्शन है वो तो बढ़ ही रहा है, वो भी बढ़ना चाहिए, और पर हेक्टर जो उत्पादन होता है वो भी बढ़ना चाहिए। वर्तमान में अगर मान लो पर हेक्टर 5 क्विंटल गेहूं होते हैं तो 25 क्विंटल गेहूं तक उसका उत्पादन होना चाहिए, और टोटल प्रोडक्शन तो बढ़ना ही चाहिए, है ना। और इस प्रकार के प्रयास किए जाने चाहिए ताकि इनकी इनकम बढ़ सके, इनकी इनकम बढ़ सके। और नेक्स्ट है यूथ। ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो युवा होता है उसमें ताकत होती है, उसमें एनर्जी होती है, उसमें जोश होता है ना। वो टेक्नोलॉजी फ्रेंडली होता है, वो स्टार्टअप कर सकता है, नए नए उद्योग स्थापित कर सकता है। तो सरकार का बहुत महत्वपूर्ण पिलर है यूथ, है ना। टेक्नोलॉजी फ्रेंडली होता है, इनके द्वारा स्टार्टअप ओपन किए जाते हैं, इनके द्वारा बड़े उद्योगों का विकास किया जाता है, बड़े उद्योगों की स्थापना की जाती है। तो देश के आर्थिक विकास में इनका भी बहुत बड़ा योगदान होने वाला है। तो सरकार का ये फोकस एरिया ये रहेगा। लेकिन सरकार ने बोला है कि हमारे 4 पिलर है, इन चारों पिलर के माध्यम से ही इन चारों पिलर का अगर अलग अलग तरीके से उत्थान होता है तो हमारी जो अर्थव्यवस्था है, वो हमारा जो देश है वो 2047 तक क्या बन सकता है, विकसित बन सकता है। ये क्लियर है आप लोगों को? यहां तक क्लियर है? अब आपको क्या लगता है, क्या देश खुद ही मतलब विकसित बन जाएगा? क्योंकि केंद्र सरकार अपने स्तर पर प्रयास कर सकती है, बाकी प्रयास राज्यों को भी तो करने पड़ेंगे ना। अगर हमारे यहाँ पर जो टोटल 28 राज्य हैं वो अगर प्रयास नहीं करेंगे तो देश विकसित कैसे बनेगा? क्योंकि ये टारगेट बहुत बड़ा लिया है हमने, एम्बिशियस टारगेट है, महत्वाकांक्षी टारगेट है ये। इसको अचीव करना इतना आसान नहीं होगा। 2047 आ जाएगा लगभग अभी 20 साल बाद। 20 साल में क्या हम डेवलप्ड हो सकते हैं क्या? इसके लिए अलग अलग राज्यों को भी अपना योगदान देना पड़ेगा, इसके लिए अलग अलग राज्यों को भी अपना योगदान देना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसा ही सपना भाई साहब हमने भी देखा है। ऐसा ही सपना किसने देखा है? राजस्थान ने भी देखा है। राजस्थान ने भी एक सपना देखा है, और वो सपना देखा है विकसित राजस्थान। विकसित राजस्थान @2047। हमने ये प्रतिज्ञा ली है कि अगर देश को विकसित बनाना है 2047 तक, तो हम भी ये टारगेट लेते हैं कि हमें भी राजस्थान को 2047 तक विकसित बनाना है। देश को विकसित बनाने में हमारा बिल्कुल प्रॉपर योगदान रहेगा, हमारा बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन रहेगा। इसलिए हमने भी बहुत महत्वाकांक्षी, बहुत एम्बिशियस टारगेट लिया है, जो कि बहुत डिफिकल्ट है टू अचीव, बट स्टिल वी विल ट्राई अवर बेस्ट, है ना। बहुत सारे कंस्ट्रेंट्स है, लेकिन फिर भी बहुत सारे चैलेंजेस है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि हम राजस्थान को विकसित राजस्थान बना सके 2047 तक, ताकि जो हमारा राष्ट्रीय लक्ष्य है उसको आसानी से प्राप्त किया जा सके। ठीक है, तो अब विकसित राजस्थान कैसे बनेगा भाई साहब? तो इसके लिए राजस्थान सरकार के द्वारा एक विजन डॉक्यूमेंट भी निकाला गया है। एक विजन डॉक्यूमेंट निकाला गया है, एक दृष्टि दस्तावेज निकाला गया है, दृष्टि दस्तावेज निकाला गया है। इस दृष्टि दस्तावेज में क्या है? इसमें है लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी, यानी कि दीर्घकालिक विकास रणनीति। इसमें क्या है? दीर्घकालिक विकास रणनीति। क्लियर है चीज? हमने एक विजन डॉक्यूमेंट पब्लिश किया है
एक दृष्टि दस्तावेज निकाला है। इस दृष्टि दस्तावेज में हमने दीर्घकालिक विकास रणनीति की बात कही है, लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी उसमें मेंशन्ड है। और इस स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग अगर हम चलेंगे तो 2047 तक हमारा जो राजस्थान है वो विकसित बन जाएगा। तो जैसे राष्ट्रीय स्तर पर कुछ फोकस एरिया डिसाइड किए गए हैं कि किन किन क्षेत्रों में फोकस करने की आवश्यकता है, उसी प्रकार से हमने भी ये बताया है कि जो विकसित राजस्थान होगा, ये जो विकसित राजस्थान होगा, इसका स्वरूप किस प्रकार का होगा। जो विकसित राजस्थान होगा, इसका स्वरूप किस प्रकार का होगा। जो विकसित राजस्थान है आपका, इसका स्वरूप किस प्रकार का होगा। यहाँ पर समावेशी विकास होगा। यहाँ पर क्या होगा आपका, इंक्लूसिव डेवलपमेंट होगा, समावेशी विकास होगा, समावेशी विकास होगा। समावेशी विकास का मतलब है कि समाज के जो सभी तबके हैं, चाहे वो एससी हो, चाहे एसटी हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे वो महिला हो, जो कमजोर तबके हैं, उनको भी बराबर तरीके से सरकार को प्रमोट करना है, उनका भी विकास होना जरूरी है। समावेशी यानी इंक्लूसिव विकास का मतलब यह है कि होल सोल डेवलपमेंट होना, समाज के सभी वर्गों, सभी तबकों का क्या होना, विकास होना। तो विकसित राजस्थान ऐसा होगा कि जिसमें सभी लोगों का क्या होगा, विकास होगा। इस विकसित राजस्थान में क्या होगा, आपका वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल रहेगा यहाँ पर, है ना, विश्व स्तरीय वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर। विकसित राजस्थान की ओर क्या पहचान होगी कि यहाँ पर विश्व स्तरीय अवसंरचना विद्यमान रहेगी, यहाँ पर विश्व स्तरीय अवसंरचना रहेगी। इसके अलावा यहाँ पर जो भी विकास होगा वो किस तरीके से होगा, सतत विकास होगा। यहाँ पर जो भी विकास होगा वो किस प्रकार का होगा, सतत विकास होगा। और क्या होगा, इसके अलावा सतत विकास होगा, इसके अलावा यहाँ का जो नागरिक है वो सशक्त होगा। यहाँ का नागरिक कैसा होगा, सशक्त नागरिक होगा, इंपावर्ड सिटीजन हो गए, इंपावर्ड सिटीजन। जो विकसित राजस्थान 2047 होगा, उसका स्वरूप कैसा होगा कि उस राजस्थान में समावेशी विकास होगा, वहां पर विश्व स्तरीय अवसंरचना उपलब्ध होगी, वहां पर जो विकास होगा वो बिल्कुल सस्टेनेबल तरीके से होगा, सस्टेनेबल तरीके से होगा। वहां का नागरिक सशक्त होगा, उसका जो लाइफ स्टैंडर्ड है वो इंप्रूव्ड होगा, इंक्रीज्ड होगा, उन्नत होगा, ठीक है ना। और वहां पर जो भी शासन व्यवस्था है, वहां पर जो भी शासन व्यवस्था है, जो भी गवर्नेंस सिस्टम है वहां पर, वो कैसा होगा, ट्रांसपेरेंट होगा। वहाँ पर जो गवर्नमेंट जो गवर्नेंस है, वहाँ पर जो गवर्नेंस है, शासन प्रणाली है, वो कैसी होगी, पारदर्शी होगी, वो ट्रांसपेरेंट होगी। कैसी होगी, ट्रांसपेरेंट होगी। इस प्रकार का हमारा विकसित राजस्थान दिखेगा। क्लियर है। विकसित राजस्थान का स्वरूप कैसा होगा, उसमें समावेशी विकास होगा, विश्व स्तरीय अवसंरचना उसमें विद्यमान होगी, सतत विकास होगा, वहाँ का नागरिक सशक्त होगा, इंपावर्ड होगा, और वहाँ की जो शासन प्रणाली हो कैसी होगी, ट्रांसपेरेंट होगी। क्लियर है ना, कैसी होगी, ट्रांसपेरेंट होगी। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, इसके लिए क्या किए जाने की आवश्यकता है, इसके लिए क्या किए जाने की आवश्यकता है। ये जो विजन दस्तावेज है, दृष्टि डॉक्यूमेंट है, इसमें टोटल 13 क्षेत्रों को मेंशन किया है। इसमें 13 एरियाज को मेंशन किया है, 13 क्षेत्रों को मेंशन किया है। इन 13 क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, स्पेशल फोकस देने की आवश्यकता है इन 13 क्षेत्रों पर। ये 13 क्षेत्र कौन कौन से, वो अभी आगे अपन आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे। यही 13 क्षेत्र है आपके इस बार का जो इकोनॉमिक सर्वे है 2025 का, जो इको सर्वे है, इको सर्वे है 2025-26 के, इसके 13 चैप्टर, इसके 13 चैप्टर। कहानी पसंद आई नहीं है आप लोगों को। राजस्थान सरकार ने बोला कि जो विकसित राजस्थान 2047 रहेगा उसका स्वरूप ये रहेगा, और ये जो विकास है ये कहाँ लिखा हुआ है, ये इस दृष्टि दस्तावेज यानी कि विजन डॉक्यूमेंट, एक डॉक्यूमेंट ऑफिशियली पब्लिश कर रखा है सरकार ने। इस दस्तावेज के अकॉर्डिंग जो लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी है उसके अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। और इस दस्तावेज में लिखा हुआ है कि जो 13 क्षेत्र है, इन 13 क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। अगर इन 13 क्षेत्रों का ध्यान देकर इनका विकास कर लिया तो हम डेफिनेटली 2047 तक विकसित बन जाएंगे। और 13 क्षेत्र कौन है, इकोनॉमिक सर्वे के जो 13 चैप्टर है वही 13 क्षेत्र है। तो 13 क्षेत्रों को आपको याद करने की वैसे जरूरत है नहीं, क्यों, क्योंकि 13 के 13 चैप्टर अपन पढ़ने वाले हैं। प्रत्येक चैप्टर का नाम कोई 10-20 बार बोला जाएगा तो आपको 13 क्षेत्र वैसे याद हो जाएंगे। आखिरी में मैं इसकी ट्रिक भी आप लोगों को बता दूंगा कि 13 क्षेत्रों को आपको कैसे याद करना। क्लियर है। तो कल से अपन पहला चैप्टर शुरुआत करेंगे इसकी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।